पार्ट बी। यस सर, ऑप्शन सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत ज्यादा उसको मत पढ़िए, बिकॉज जैसे पार्ट 1 के अंदर पार्ट ए विच इज यू कैन से 15% ऑफ द सिलेबस, बट अगर हम लोग सोचेंगे वो लोग पार्ट 1 के अंदर पार्ट ए सब कवर किए, फुल यूएस गैप एवरीथिंग, वैसे ही पार्ट 2 के अंदर पार्ट बी। आज मान लीजिए ऑप्शंस है, आई विल एक्सप्लेन, बट ऑप्शंस के अंदर बहुत डिटेल बहुत है। सो फॉरेन एक्सचेंज ऑप्शंस इज अ सी। सो अगर माने मान लीजिए सपोज बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू डेवलप एंड देन क्वेश्चन वाइज इफ यू गो इट इज बेटर, बट इफ यू स्टार्ट गोइंग इनटू ऑप्शंस वेरी डिटेल्ड, इट इज वेरी वेरी डिटेल्ड सर। जैसे मैं अभी एफएम पढ़ा रहा हूं, एएफएम नॉट एफएम, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द क्लासेस आर रनिंग ऑन मंडे मॉर्निंग एंड वेडनेसडे इवनिंग। I am only teaching foreign exchange and options only, and that approximately around 25 classes. मान लीजिए 23-24 classes, and as you know I teach average around 3 hours, so 75 to 80 hour वो लोग केवल foreign exchange और options, futures, derivative पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए आप लोग को बोलेगा सर वो भी क्लास करिए, तो आप मेरे को डंडा मारेगा कि बोलेगा ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे ऑलरेडी है, मंडे वेडनेसडे भी आ गया। सो इट इज वेरी डिटेल्ड सर, वेरी डिटेल्ड। सो आई कैन जस्ट से दैट कि जैसे अभी जो एफएम चल रहा है, एफएम में भी व्हेन आई एम टेकिंग दैट क्लासेस ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, आई एम गोइंग टू टीच कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ फंडिंग इन कमिंग 2 क्लासेस ट्यूसडे एंड फ्राइडे। उसके बाद उन लोग को भी थोड़ा शॉर्ट में ऑप्शंस बताएंगे, शॉर्ट में, क्योंकि उन लोग का उतना डिटेल में नहीं है। तो इन दैट केस यू कैन से दैट कि आपका भी थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा डिटेल में फॉरेन एक्सचेंज और ऑप्शन में नहीं जा सकते। इफ आई विल फोकस द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच दे आर आस्किंग इन सीएमए यूएस, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दे आर आस्किंग क्वेश्चन व्हिच इज वेरी कॉमन क्वेश्चन दे ऑलवेज आस्क इन द एग्जाम इन सीएमए यूएस, कि if there is an appreciation or a depreciation in a currency, then how the exporter and importer will be getting affected. इसको वो लोग घुमाकर देते हैं, और एसीसी एफएम में भी देता है घुमाकर। स्टूडेंट को इसको समझने में तकलीफ होता है, उसको फिर जय माता दी करना पड़ता है। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन इन एग्जाम कि कोई एक कंट्री का करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उससे एक्सपोर्टर इंपोर्टर को क्या फायदा नुकसान होगा बताइए। नाउ द क्वेश्चन कैन बी डिजाइन्ड इन एनी वे द वे दे कैन डिजाइन, बट अल्टीमेटली दिस इज अ क्रक्स ऑन विच दे गिव 1 or 2 क्वेश्चंस इन एग्जाम इन पार्ट बी। इसको सिंपल कैसे समझना आएगा? यू थिंक अबाउट इंडिया एंड यू थिंक अबाउट यूएस। आप आईएनआर और डॉलर को सोचिए। बोलिए क्यों सोचेंगे? जब आप आईएनआर और डॉलर को सोचेंगे आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा। सो व्हेन द क्वेश्चन विल बी देयर अबाउट अदर करेंसी, कंट्री ए, कंट्री बी, सी, यू डोंट फेस प्रॉब्लम इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो इंडिया में $1 का दाम 83 रुपीज करीब चल रहा है। $1 इज कॉस्टिंग 83। आप लोग सीएमए यूएस ही कर रहे हैं, तो आपको जब इंस्टीट्यूट को पे करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस, मेंबरशिप फी, एग्जाम फीस, इवन दो महफूज आप बाहर से हो, लेकिन आप सोचो इंडिया में हो आप, तो आज अगर $1 का दाम 83 रुपीज है, और मान लीजिए कोई स्टूडेंट को एग्जाम फीस पे करना है, और डॉलर का रेट 83 के बदले 84, 85 हो गया, तो स्टूडेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज अगेंस्ट द सेम डॉलर विच यू नीड टू पे टू द इंस्टीट्यूट, you need to pay more and more Indian currency. Indirectly you are importer. Exporter तो USIM में है। हम लोग तो सामान खरीद रहे हैं यूएस से, आप सामान खरीद रहे हो, सर्विसेज खरीद रहे हो। So if you are purchasing goods and services and the prices of dollar goes up, it is a loss to you. It is a loss for anybody in India. अगर फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ता है
तो इंडिया में जो भी सामान इंपोर्ट हम लोग, आप लोग, कोई भी जन इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए इंडिया क्रूड ऑयल है, कभी रसिया से खरीदता है, कभी यूएई से खरीदता है, किसी से भी लेता है यार क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मैं और आप नहीं खरीद रहे, वी आर नॉट परचेजिंग, बिकॉज क्रूड ऑयल को जब पेट्रोल डीजल बनाते हैं तो परचेज होता है। हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं, मशीनें चलती हैं ऑयल से, लेकिन कोई ना कोई तो ऑयल खरीद रहे। एंड इफ डॉलर वैल्यू गोज अप फ्रॉम 83 टू 84, 85, तो क्रूड ऑयल जो लोग भी, मान लीजिए एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, ये सब कंपनी क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं भर भर के, उनका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। बिकॉज नॉर्मली द ऑयल इज इंपोर्टेड, द मीडियम ऑफ करेंसी इज डॉलर नॉर्मली। अब कोई दूसरा करेंसी भी हो सकता है, एक बार उन दूसरे का भी कोरिलेशन बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, कंफ्यूजन होएगा, बोलेगा रिस्क खोल के रखें और ये बोल रहे हैं, अगर हम लोग क्रूड ऑयल इंडिया में बीपीसीएल, एचपीसीएल खरीद रहे और $1 का रेट 83 से 84, 85 हो गया, तो एचपीसीएल, बीपीसीएल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब वो जिसको भी क्रूड ऑयल सेल करेगा इंडिया में, कॉस्टिंग तो बढ़ गया ना, सो दे विल सेल इन इंडिया एट अ हायर प्राइस। अब अभी भी ट्रांसपोर्ट कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो नहीं चल रहा है। द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल एंड गैस इज नथिंग इन इंडिया। गोइंग फॉरवर्ड में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूसेज विल इंक्रीज, बट आज भी सारा का सारा ट्रांसपोर्ट इंडिया में पूरा ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, और हम लोग का तो ऑयल का कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, इट इज नेग्लिजिबल। सो जैसे ही ऑयल डॉलर का भाव बढ़ेगा, ऑयल का इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा और इंडिया में इन्फ्लेशन होएगा। बिकॉज आपके पास तो सामान घर में आ रहा है तो ट्रांसपोर्ट से ही आ रहा है ना, उड़ के तो नहीं आ रहा है, और वो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट अगर बढ़ गया तो उसका गुड्स का कॉस्टिंग बढ़ेगा, हर चीज का दाम बढ़ने लगेगा। मशीनों में जो ऑयल वगैरह यूज होता है उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, तो इनडायरेक्टली सभी गुड्स कॉस्टिंग हो, माने कॉस्ट बढ़ने लगेगा। इन्फ्लेशन इज वेरी मच रिलेटेड विद द ऑयल प्राइसेस इन इंडिया, एंड दैट ऑयल प्राइसेस डिपेंड्स अपॉन डॉलर का रेट। डॉलर का रेट क्या है, यानी कि जो भी कंट्री में आप हैं और आप अगर फॉरेन करेंसी में इंपोर्ट कर रहे हैं और आपको फॉरेन करेंसी पे करना है, तो अगर फॉरेन करेंसी आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, देन यू आर सफरिंग लॉसेस। अब एग्जाम में थोड़ी ना डॉलर और इंडिया और आईएनआर, डॉलर और ऑयल बोलेगा, नहीं बोलेगा, लेकिन ये हम लोग को समझ में आता है, मेरे को समझ में आता है। इससे हम लोग को एक प्रिंसिपल दिमाग में सेट करना होगा। इफ यू आर एन इंपोर्टर, अगर आप दुनिया के कोई भी कंट्री में है, आप इंपोर्टर है, you need to pay in foreign currency, and the foreign currency appreciate, the value of foreign currency appreciate, then the importer will suffer. It is a disadvantage for the importer. Foreign currency appreciate means home currency depreciate. अगर डॉलर का रेट 83 के बदले 84, 85 हो रहा है, सो डॉलर फॉरेन करेंसी का भाव बढ़ रहा है, सो होम करेंसी इंडियन करेंसी का भाव तो गिर रहा है ना। पहले आपको $1 के लिए 83 रुपीस देना पड़ता था, अब आपको $1 के लिए 84, 85 रुपीस देना पड़ेगा। तो होम करेंसी डेप्रिसिएट एंड फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट, सो इंपोर्टर विल सफर, इंपोर्टर को नुकसान होता है। ये दिमाग में सेट कर लेना है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव क्वेश्चन इन एग्जाम ऑन डॉलर एंड आईएनआर एनीथिंग। हमें एक बात सेट करना है कि अगर फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, इंपोर्टर है, फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, होम करेंसी का वैल्यू गिरेगा, इंपोर्टर विल सफर, डिसएडवांटेजियस फॉर द इंपोर्टर। अगर हम लोग सोचे $1 का दाम 84, 85 हो गया, और मान लीजिए मेरे पास कोई स्टूडेंट है जो मेरे को डॉलर में पे कर रहा है, यूएस से है, कनाडा से है, उसको डॉलर में पे करना है, और अगर डॉलर का रेट 84, 85 हो गया, मेरे को मजा आएगा, बिकॉज अगेंस्ट द डॉलर विच द स्टूडेंट विल बी गिविंग मी, आई वॉज गेटिंग अर्लियर 83 रुपीस, नाउ आई विल बी गेटिंग नाउ 84, 85 रुपीस।
वो डॉलर में वही पे कर रहा है, लेकिन मेरे को तो ज्यादा पैसा मिल रहा है ना. सो ऑल द एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, IT companies and all that who are exporting like anything, when the dollar prices goes up, they get benefit. Because उनको फॉरेन करेंसी के बदले इंडियन करेंसी ज्यादा मिलता है. So for an exporter, if the foreign currency appreciate or if the home currency depreciate, then it is good for them. उनके लिए अच्छा है. ये दूसरा बात ध्यान रख ली. For an exporter, if the foreign currency appreciate, home currency depreciate, it is good for the exporter. Because डॉलर पाउंड तो कुछ भी बोलेगा वो लोग करेंसी में. ऐसा क्यों होता है? ये एक सिंपल समझ में आ जाएगा, इतना सोचने का जरूरत नहीं. कोई भी चीज आपके पास आता है, when it is coming more, it is good for you. आप लोग ट्यूशन फीस देते हैं, मेरे पास ट्यूशन फीस आता है, जितना ज्यादा आएगा उतना मजा आएगा. लेकिन आप ट्यूशन फीस देते हैं, आपका जाता है, जितना कम जाएगा उतना अच्छा. इट इज नॉट अबाउट फॉरेन करेंसी. जो भी चीज आपके पास आती है, इनफ्लो है, जितना ज्यादा आएगा उतना बढ़िया. जो भी चीज जाती है, आउटफ्लो है, जितना कम जाएगा उतना बढ़िया. अगर आप इंपोर्टर है तो फॉरेन करेंसी जाती है, जितना कम जाएगा उतना बढ़िया. अगर आप एक्सपोर्टर है तो फॉरेन करेंसी आ रहा है, जितना ज्यादा आएगा उतना बढ़िया. तो अगर आप इंपोर्टर है, फॉरेन करेंसी जा रहा है और उसका रेट बढ़ रहा है, तो और ज्यादा ज्यादा जाएगा ना. रुपी यू नीड टू पे मोर एंड मोर. या कोई भी कंट्री में आप हैं, आपको यह ध्यान रखने का जरूरत ही नहीं है. इन होल वर्ल्ड, नॉट अबाउट फॉरेन करेंसी, दुनिया में हर जगह इनफ्लो आउटफ्लो चलता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनफ्लो, मोर एंड मोर इनफ्लो इज बेटर. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आउटफ्लो, मोर एंड मोर आउटफ्लो इज बैड. सो अगर आप इंपोर्टर हैं, मोर एंड मोर आउटफ्लो होम करेंसी का हो रहा है. अगर फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ रहा है तो आपको तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपका पैसा ज्यादा जा रहा है. सो आप इनफ्लो आउटफ्लो को लेकर भी इस प्रिंसिपल को ध्यान में रख सकते हैं. अभी क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हम लोग, मान लीजिए एग्जाम में भी, कि अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और डॉलर में पे करना है और रेट चेंज हो रहा है मार्केट में, पाउंड का रेट चेंज हो रहा है, यूरो का रेट चेंज हो रहा है, जापानीज येन का, बहुत सारी करेंसी है. हम लोग को तो उसमें पेमेंट रिसीट करना नहीं है, हमको तो डॉलर में पे करना है, डॉलर में रिसीट करना है. मेरे को क्या मतलब है कोई दूसरा करेंसी? मतलब है, बिकॉज ऑल द करेंसीज वैल्यूज आर इंटर रिलेटेड. आप डॉलर और INR का सौदा कर रहे हैं, कोई जन डॉलर और पाउंड का सौदा कर रहे हैं, कोई डॉलर और यूरो का सौदा कर रहे हैं, कोई डॉलर और कुछ और. बिकॉज हर कंट्री का करेंसी INR थोड़ी ना है. लेकिन मार्केट में सब चीज तो इंटर रिलेटेड है. अलग थोड़ी ना है कि डॉलर INR को दूसरा कोई भी करेंसी का रेट से मतलब ही नहीं. इसको इस तरह से समझेंगे सिंपली. मान लीजिए हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, आपसे ट्यूशन फीस ले रहे हैं, आप मेरे को दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में ट्यूशन पढ़ाने वाला तो और भी है. तो अगर और लोग ट्यूशन फीस बढ़ाएंगे, गिराएंगे, हमको भी अकॉर्डिंगली ऑपरेट करना पड़ेगा. नॉट दैट कि इट्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट तो सबको सेम दाम रखना है, बट फिर भी इफ द प्राइसेस इन द मार्केट, इफ द इन्फ्लेशन आर चेंजिंग, आई नीड टू बी इन द मार्केट, आई नीड टू नो व्हाट अदर्स आर चार्जिंग, व्हाट अदर्स आर गिविंग एंड ऑल दैट मेरे को मालूम होना चाहिए. कॉम्पिटिटर एनालिसिस जरूरी है. सो क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हम लोग बोलेंगे डॉलर का भाव, अगर हम लोग बोलेंगे डॉलर का भाव, डॉलर का रेट 83 के बदले 84, 85, 86 हो गया INR की कंपैरिजन में, सो डॉलर कॉस्टलियर हो गया, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया. यानी कि कोई भी आदमी दुनिया में है जिसको मान लीजिए सामान खरीदना बेचना नहीं है, जिसको फॉरेन करेंसी में ट्रेडिंग करना है, फॉरेन करेंसी का बाई सेलिंग करना है और फायदा उठाना है, तो वो सोचेगा डॉलर का भाव 83 के बदले 84, 85, 86 हो गया, सो डॉलर को बेचकर INR लेते हैं. बिकॉज डॉलर का रेट बढ़ गया, यू शुड बी सेलिंग दैट थिंग हुज प्राइसेस आर हाई. दुनिया का रूल है, जो चीज सस्ता में मिल रहा है उसको खरीदिए, जो चीज महंगा है उसको बेचिए, तभी तो बिजनेस चल रहा है दुनिया में. नॉट अबाउट फॉरेन करेंसी, एनीथिंग इन द वर्ल्ड. सो अगर डॉलर का भाव 86, 84 रुपीज, 87 हो गया,
सो लोग इंडिया में, इंडिया के बाहर, दुनिया में कहीं भी हैं, डॉलर को बेचेंगे इंडिया में टू गेट आईएनआर। वो आईएनआर से वो लोग कोई दूसरा करेंसी खरीदेंगे जिसका भाव गिर गया है। मान लीजिए पाउंड का भाव, पाउंड का रेट है 100 रुपीज, 100-123, पाउंड का रेट 95 हो गया, तो वो लोग वो रेट से पाउंड खरीदेंगे और फिर वो पाउंड को वो लोग डॉलर बनाएंगे। मतलब 3 ट्रांजैक्शन करेंगे। पहले वो लोग क्या करेंगे, डॉलर को सेल करेंगे, आईएनआर आएगा, आईएनआर से वो लोग पाउंड बाई करेंगे बिकॉज पाउंड का रेट गिर गया है, और पाउंड बाई करने के बाद पाउंड को वो लोग डॉलर बना लेंगे। मान लीजिए यूएस का आदमी है, उसके पास डॉलर है, यूएस का है तो डॉलर है, वो डॉलर को इंडिया में बेचा, आईएनआर बन गया। इंडिया में आईएनआर से वो खरीद लिया पाउंड, और फिर पाउंड को यूएस या यूके में जाके सेल कर दिया, बन गया डॉलर। और जितना डॉलर उसको सेल करा था, जब उसने स्टार्ट किया इंडिया में, तो उसने डॉलर मान लीजिए 100 सेल किया, 100 डॉलर को वो आईएनआर बनाया, आईएनआर को वो पाउंड बनाया, और पाउंड को वो फिर से डॉलर बना लिया। इट इज ओनली 3 करेंसीज इन्वॉल्व, यू कैन इन्वॉल्व 4-5 करेंसीज। और मान लीजिए जितना डॉलर वो सेल किया था, वो बोरो किया था $100, अभी उसके पास पाउंड को डॉलर बनाने से $102 आ रहा है, $103 आ रहा है। तो 100 जिसको बोरो किया वो वापस कर दिया, और बैलेंस $2, $3 फ्री में उसके पास बच गया। आप एक जगह से कोई सामान खरीदे 100 रुपया में, दूसरा जगह उसको 102 रुपीज में बेच दिए, तो आपको 2 रुपीज बच गया। बोलेगा बिजनेस तो ऐसे ही होता है, सभी लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन इतना इजी वे में बिजनेस नहीं हो सना कि आप पोटैटो वाला मार्केट में जाए, एक पोटैटो वाला बोल रहा है 20 रुपीज पर केजी, दूसरा 25, यहां से लेकर वहां दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऑन द सेम प्लेस इन द सेम मार्केट द 2 players आर आस्किंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड्स, दैट्स इम्पॉसिबल। डॉलर तो डॉलर ही है ना, लेकिन घुमा फिरा के अगर ये प्रॉफिट हो जाता है, हम लोग इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रॉफिट। आर्बिट्रेज का मतलब होता है विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, गेटिंग इनकम। ना तो पैसा लगाना है, ना रिस्क लेना है, और पैसा कमाना है। ये खाली कहानी में है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आदमी 1.5 होशियार है और वो ज्यादा डॉलर बेचकर आईएनआर बनाया, आईएनआर बेचकर पाउंड बनाया, पाउंड बनाकर डॉलर, सबको यही करेगा। मान लीजिए आप और मेरे को नहीं मालूम है, हम लोग ये मार्केट में नहीं है, लेकिन जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उनको तो दिख रहा है ना, वो तो हर सेकंड यही करने लगेगा। और कोई चीज आर्बिट्रेज अगर है तो वो 2 सेकंड बाद ही गायब हो जाएगा। मार्केट में अपने आप क्या होगा कि ये जो डॉलर का भाव इंडियन रुपए के साथ है बढ़ गया, वो गिर जाएगा, या हो सकता है वहां पर डॉलर और पाउंड का रेट चेंज हो जाएगा। कोई ना कोई अपने आप इसको कोई चेंज करने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं आएगा। इट इज डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल। अपने आप डिमांड एंड सप्लाई ऐसे चेंज होगा कि रेट अपने आप चेंज हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपको बोलता है ये करेंसी का वैल्यू बढ़ा, ये करेंसी का वैल्यू गिरा, हम लोग को ये देखना है सभी करेंसी एक दूसरा से कोरिलेटेड है, जो मेजर करेंसीज है। अब ऐसे तो हर कंट्री का करेंसी है, अर्जेंटीना का करेंसी है, इन्फ्लेशन इतना हाई है, उसका करेंसी का कोई वैल्यू थोड़ी ना है। जिम्बाब्वे का करेंसी है, कोई वैल्यू नहीं है, हम उनका बात नहीं कर रहे। लेकिन जो मेजर करेंसीज वर्ल्ड में है, पाउंड है, डॉलर है, यूरो है, आईएनआर है, जापानीज येन है, और 2-4 तो पकड़ लीजिए। इन सब में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इससे ये लिए, उससे ये लिए, उससे ये लिए, हो गया, ऐसा फायदा नहीं हो सकता। सो इवन दो the dollar and INR prices depends upon Indian economy, US economy, global economy, but at the same time they are dependent on the prices of GBP, they are dependent on the prices of euro, they are dependent on the prices of Japanese yen. Automatically nobody is doing anything. किसी को भी कहीं पर बेच खरीद के कोई फायदा नहीं हुए ये चीज के लिए। फायदा कैसे हो सकता है? आप डॉलर खरीद के रख लिए 2 महीना, 3 महीना, 10 दिन, 12 दिन, और बाद में डॉलर का भाव बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। जैसे शेयर मार्केट में आप शेयर खरीद लिए और आप शेयर बेच रहे हैं 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद, तो वो आर्बिट्रेज नहीं है, रिस्क लेना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, दाम गिर सकता है, वैसा हो रहा है। हर तरह का मार्केट में 2 तरह का ट्रांजेक्शन है। एक वो जो लोग जेन्युइनली
इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में, और एक जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं शेयर मार्केट में शेयर बाई सेल करने वाला। 1 सेकेंड। शेयर मार्केट में शेयर बाई सेल करने वाला दो तरह का लोग है। देयर आर दोज हु आर स्पेक्युलेटर, डेली खरीदना बेचना बहुत सारा कुछ करना, और कुछ लोग ऐसा है जो 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल, अब मान लीजिए रिलायंस का शेयर है अंबानी के पास, वो थोड़ी ना डेली बेचा खरीदी कर रहे, उसको अपना बिजनेस करना है, उसके पास कंपनी का 40 45 50% शेयर है along with the relatives, they are not doing buying and selling daily। अब उसका कोई रिलेटिव करता होगा वो बात अलग है, अंबानी नहीं करते, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास दिन से सुबह से टाइम ही नहीं है सारा चीज को मैनेज करने का। आई मीन टू से दैट वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में देयर आर एक्चुअली इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, बट मोर देन द इंपोर्टर एक्सपोर्टर देयर आर स्पेक्युलेटर्स। They are making money by doing speculation in the foreign exchange market, and the volume of buying and selling in the foreign exchange market by the speculators is far greater than the actual buyer and seller, actual importer and exporter। ये अच्छा भी है, because if only importer and exporters are there, then there will be problem with the foreign exchange rate। जब कोई चीज को खरीदने के लिए 1000 करोड़ 5000 करोड़ लोग बाई सेल कर रहे हैं, तो उसका दाम एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके पास पैसा है वो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज हर चीज का एक लिमिटेशंस है। तो जितना ज्यादा स्पेक्युलेटर्स आएंगे उतना ज्यादा मार्केट कांस्टेंट होगा, ठीक होगा। शेयर मार्केट में जितना ज्यादा स्पेक्युलेटर्स ट्रेडिंग करेगा उतना ज्यादा मार्केट गड़बड़ नहीं होएगा। नहीं तो रिलायंस के पास जो पैसा है वो आपको और मेरे पास तो नहीं है, अंबानी के पास, वो तो एक साथ 500 करोड़ 1000 करोड़ निकाल कर एक दिन बाई करेगा, दूसरा दिन सेल करेगा। बट अगर वो अकेला 500 करोड़ निकाल सकता है, दुनिया से नहीं लड़ सकता है, दुनिया के पास 5000 करोड़ है। सो मोर एंड मोर स्पेकुलेशन विल ब्रिंग मोर एंड मोर मनी, सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द मार्केट। और उसके बावजूद भी अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मान लीजिए स्पेकुलेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो नोट छाप रहा है, सो गवर्नमेंट विल कम इन द मार्केट, दे विल स्टार्ट बाइंग फॉरेन करेंसी, they will start selling foreign currency to control the foreign exchange rate। अगर हम लोग को एक्सपोर्टर को फायदा देना है, so we need to increase foreign exchange rate, और अगर हम लोग को इंपोर्टर को फायदा देना है, we need to reduce exchange rate। so exchange rate should be going within a range। ये नहीं कि 83 है, कल 84, परसों 88, फिर उसके बाद 7, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो इतना ज्यादा वॉल्यूम है कि अपने आप ही नहीं होएगा, और अगर बाई चांस होने भी लगे तो गवर्नमेंट बीच में मार्केटर बन के गवर्नमेंट बाई सेल करने लग जाएगा। नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। करेंसी का रेट कंट्री के लिए एक रेंज के अंदर होना जरूरी है। धीरे धीरे डॉलर का रेट 83 से 84 हो गया, 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में, फिर 85 हो गया, वो बात अलग है। बट ऐसे स्पेकुलेशन नहीं हो सकता कि 83 है कल 84, परसों 78, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज गवर्नमेंट के पास INR प्रिंट करने का राइट है, गवर्नमेंट INR प्रिंट करके डॉलर बाई सेल करने लग जाएगा। अब हम लोग तो नोट प्रिंट नहीं कर सकते ना, वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रिंट कर सकता है। सो मेरा ऐसा बोलने का मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट आर फॉर मेनी फैक्टर्स। रेट में चेंजेस बहुत सारी चीजों के कारण आता है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल इकोनॉमी, गोल्ड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, इंपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। इट्स गुड दैट वी आर गेटिंग मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी। अगर दूसरा कंट्री का करेंसी मेरे पास है तो दूसरा कंट्री का कंट्रोल भी मेरे पास है। कंट्रोल मतलब वो दूसरा करेंसी कंट्री प्रिंट बहुत कर सकता है, बट फिर भी आपके पास एक कंट्री के पास एसेट्स मतलब फॉरेन करेंसी होना, डॉलर होना, पाउंड होना। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। द रीजन इज प्योर
The exports are more than imports. So exporter will be getting benefit when the foreign exchange rate goes up. और धीरे धीरे करके फॉरेन एक्सचेंज रेट जनरली बढ़ते रहता है. गवर्नमेंट भी चाहता है कि एक्सपोर्ट और बढ़े. गवर्नमेंट इज गिविंग सो मेनी इंसेंटिव्स फॉर टैक्सेशन. टैक्स नहीं देना, आप फॉरेन करेंसी लेकर आइए, जीएसटी माफ, इनकम टैक्स माफ, बहुत कुछ माफ है. बिकॉज आप दुनिया को यहां लेकर आ रहे हैं और साथ में आप यहां पर जॉब वगैरह क्रिएट कर रहे हैं. सो एक क्वेश्चन हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से, गिरने से कैसे नुकसान फायदा इंपोर्टर एक्सपोर्टर को होगा, ये सोचना. दूसरा क्वेश्चन हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता गिरता क्यों है. तो कारण तो कोई नहीं जानता सर, हजारों है. शेयर मार्केट बढ़ता गिरता क्यों है, कोई भी चीज का भाव बढ़ता गिरता क्यों है. देयर इज नो लिमिट फॉर दिस. बट इन फॉरेन एक्सचेंज वी से दैट इन द लॉन्ग रन the exchange rate goes up or goes down because of mainly two factors: interest rate, inflation. Interest rate और foreign exchange में relationship को बोलते हैं interest rate parity theory, और foreign exchange rate और inflation में relationship को बोलते हैं purchasing power parity theory. अगर हम लोग ये दोनों को कोरिलेट करें, वापस से सिंपल लॉजिक समझना है, वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल. उसके बाद क्वेश्चन जैसे भी घुमा के देगा मैनेज किया जाएगा. 1 सेकेंड. So let's understand these two correlation, because in the long run the foreign exchange rate will move because of inflation and interest rate. Suppose there is a particular goods available in India at 83 rupees and available in US at $1. That is the same goods, same company, same make, same characteristics, everything. मतलब आप इंडिया में 83 रुपीज देंगे तो आपको इंडिया में वो एक सामान मिलेगा. आप यूएस में $1 देंगे तो आपको वहां पर वो सामान मिलेगा. यानी कि इफ वी टेक द सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका दाम इंडिया में 83 रुपीज और वहां $1. सो वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ दैट गुड्स द वैल्यू ऑफ $1 इज 83 रुपीज. नाउ इंडिया में इन्फ्लेशन मान लीजिए 10% हुआ, होता नहीं है, 10% हुआ. सो 1 ईयर बाद इंडिया में गुड्स का वैल्यू हो गया 83 प्लस 10% अराउंड 91.3. 83 प्लस 10%. यूएस में इन्फ्लेशन हुआ 5%. सो यूएस में उस गुड्स का दाम हो जाएगा $1 के बदले $1.05. सो अर्लियर व्हेन वी वर सेइंग बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस गुड्स $1 is equal to 83 rupees. Now after 1 year, based on the inflation, 1.05 will be equal to 91.3. 1.05 will be equal to 91.3 because इंडिया में उसे गुड्स का दाम इन्फ्लेशन के बाद 91.3 और यूएस में इन्फ्लेशन के बाद 5% के बाद 1.05. So $1.05 is equal to 91.3. If we take the same principle, the value of goods, same goods,
1.05 एंड 91.3, तो अब $1 का दाम क्या होएगा? 91.3 डिवाइडेड बाई 1.05, व्हाट विल बी द रेट कमिंग? 91.3 डिवाइडेड बाई 1.05, कितना रेट आएगा? 91.3 डिवाइडेड, यानी कि 86, 83 से ज्यादा है। ये अपने आप हो रहा है, कोई कर रहा नहीं है, आप और मैं, कोई गवर्नमेंट नहीं है, अपने आप होएगा। बोले क्यों होएगा? अगर मान लीजिए एक 86 आ रहा है, मान लीजिए हम लोग मान लेते 86, लेकिन मान लीजिए डॉलर का भाव मार्केट में 88 या 89 है, 90 है। अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ दिस कमोडिटी और सर्विस भाव होना चाहिए $1 का 86, बट सपोज मार्केट में 90 होएगा नहीं, मान लीजिए सपोज 90 है। यानी कि आप ये जो सामान है आप एक जगह खरीदिए, दूसरा जगह बेचिए और पैसा कमाइए। अगर $1 का रेट 90 है तो आप इंडिया में ये सामान, आपको यूएस में ये सामान बेचना है और इंडिया में खरीदना है। चाहे इंडियन करे चाहे यूएस वाला करे, कोई भी करे, किसी को भी इंडिया में खरीदना है और यूएस में बेचना है। बिकॉज आपको डॉलर बेचकर 90 रुपीज मिलने वाला है, तो आप इंडिया में ये सामान 91.3 में खरीद लिए और यूएस में जाके बेच रहे हैं। यूएस में आपको $1.05 के बदले मिलेगा 90 करके। मैंने बोला मार्केट में भाव डॉलर का 90 है, तो 1.05 इंटू 90 इज ग्रेटर देन 91.3। आप थोक में खरीदिए, इंडिया में 91.3 में जितना मिल जाए सारा खरीद लीजिए और यूएस में उसको बेच दीजिए, आपको मिलेगा 1.05 इंटू 90 विच इज फार ग्रेटर देन 91.3। ऐसा इंडिया वाला भी करेगा, यूएस वाला भी करेगा। तो सारा दुनिया बेवकूफ है क्या? खाली वही 2 लोग बुद्धिमान है। इसमें यह जरूर है कि रेट एग्जैक्टली 86 होने का जरूरत नहीं, बिकॉज इंडिया में खरीद कर यूएस में बेचने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगेगा ना, टैक्स फैक्स भी होएगा। लेकिन एक बार उन सब चीज को भूल जाते हैं तो रेट $90 का नहीं हो सकता। और अगर रेट मान लीजिए 81 हो गया, 83 से 86 होने के बजाय 81 हो गया, तब आप यूएस में खरीदिए और इंडिया में बेचिए तो भी फायदा। यानी कि इफ वी टेक द बेस ऑफ अ कमोडिटी एंड द इन्फ्लेशन, देन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन फॉरेन एक्सचेंज रेट अपने आप एडजस्ट होना पड़ेगा। अगर पहले 83 था और इन्फ्लेशन इंडिया में 10% है और यूएस में 5% है, तो अब ध्यान दीजिए 83 से 86 इज अप्रोक्सीमेटली 5% मोर। एग्जैक्टली नहीं है, मोटा मोटी 5% मोर। द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज ग्रेटर देन इन्फ्लेशन इन यूएस। जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होएगा उस कंट्री का करेंसी का वैल्यू गिरेगा। इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो पहले $1 83 रुपीज में था, अब $1 86 रुपीज में है। डॉलर का भाव बढ़ा है, इंडियन रुपी का तो वैल्यू गिरा है ना। पहले $1 के लिए 83 रुपीज देना पड़ता था, अब $1 के लिए वी नीड टू गिव 86 रुपीज। व्हाट डू वी वांट टू से बाय दिस स्टोरी? Relationship between exchange rate and inflation. The country where inflation is more, that country's currency value will be going down. अगर इंडिया में इन्फ्लेशन 10% है और यूएस में 5% है, तो अल्टीमेटली इंडियन करेंसी का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में गिरेगा। लॉन्ग रन में, कल परसों नहीं, शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन में अपने आप होएगा। Otherwise, again, arbitrage profit will start purchasing something from one country, selling in another country, earning freely. इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि exactly 86 point something होना पड़ेगा, because there are other considerations, taxation, transportation, सब कुछ है। तो रेट एक रेंज के अंदर होने से चलेगा। मान लीजिए 85 से 86.5 के अंदर, उसके बीच में रेट होएगा तो आर्बिट्रेज प्रॉफिट किसी को नहीं हो सकता, अपने आप रेट उसमें आ जाएगा। अपने आप, किसी को लाना नहीं पड़ता है, मार्केट अपने आप रिएक्ट कर लेगा। रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। इन द कंट्री वेयर इन्फ्लेशन इज हायर, दैट कंट्रीज करेंसी वैल्यू विल बी गोइंग डाउन। इन द कंट्री वेयर इन्फ्लेशन इज हायर, दैट कंट्रीज करेंसी वैल्यू विल बी गोइंग डाउन।
इंटरेस्ट रेट में आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए इंडिया में इंटरेस्ट रेट मोटा मोटी 8 से 10% है। आप बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 6 है, 8 से 10 मानिए। और यूएस में इंटरेस्ट रेट 5% है। सच्ची बात कर रहा हूं, जो फैक्ट है। तो सब आदमी को इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और यूएस में बोरो करना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इंडिया में मिलेगा 8-10% एंड इन यूएस इट विल बी 5%। सो मान लीजिए मैंने यूएस में $100 बोरो किया, तो मेरे को 1 ईयर के बाद चुकाना है $105। 5% इज द इंटरेस्ट रेट। आई एम स्टैंडिंग इन जनवरी 24, आई विल बी रीपेइंग द डॉलर इन जनवरी 25, $105। अभी तो मेरे पास $100 आ गए बोरो करके। ये $100 मैंने इंडिया में सेल कर दिया, तो $100 बन गया 8300 रुपीज, बिकॉज $1 का दाम 8300 रुपीज है। वो 8300 रुपीज मैंने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया और मेरे को 1 साल बाद इंडिया में मिला 8300 प्लस 10%, विच इज 9130 रुपीज। अब ये 9130 रुपीज मेरे को यूज करके डॉलर चुकाना है। तो अगर 9130 को यूज करके डॉलर 105 से ज्यादा आएगा जितना मेरे को चुकाना है, तो मैं ये केवल $100 के लिए क्यों करूंगा? वाई विल आई विल नॉट डू फॉर $1 मिलियन? यानी कि जब 1 साल बाद जाएंगे तो 9130 विल बी इनसफिशियंट टू पे $105। अपने आप होगा, ये किसी को करना नहीं है। नोबडी नीड्स टू डू दिस, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। वापस से अगर हम लोग ध्यान दें, $105 इज इक्वल टू 9130, वापिस से 86 करीब आएगा, यानी कि रेट ऑफ डॉलर 86 से ज्यादा ही रहेगा। तो मेरा उतना पैसा में उतना डॉलर आएगा ही नहीं जितना मेरे को चुकाना है। अपने आप, किसी को नहीं करना है, अपने आप ऑटोमेटिकली। फिर से यहां पर क्या दिखा? इफ द इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट इन यूएस, इंडियन करेंसी वैल्यू विल बी गोइंग डाउन। जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है, जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू विल बी गोइंग डाउन इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन नहीं। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ये दोनों थ्योरी प्रिवेल करता है। बट आज डॉलर का भाव क्या है, कल क्या होएगा, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स। शेयर मार्केट में कोई कंपनी का शेयर है, कोई मार्केट है, बढ़ेगा गिरेगा। 1000 आदमी बोलता है गिरेगा, 1000 आदमी बोलता है बढ़ेगा। कोई भी चीज में, आयरन मार्केट है, कोई भी वेजिटेबल मार्केट, कोई जरूरी है क्या कल दाम बढ़ेगा गिरेगा? जो लोग होलसेल में काम कर रहे हैं उनको वो 10 पैसा 20 पैसा भी मतलब होता है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिन लोग का काम ये नहीं है स्पेकुलेशन करना, जो लोग अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बिगर कंपनीज, ह्यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आर देयर, देन डेफिनेटली दे आर कंसर्न्ड बिकॉज देयर प्रॉफिट विल डिपेंड अपॉन फॉरेन एक्सचेंज रेट। बट प्रकाश सराफ या मुफज्जर, तनीसा, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट में थोड़ी ना ध्यान देते हैं। 83 से 84 हो गया, 82, क्या फर्क पड़ता है यार? फर्क हम लोग को इनडायरेक्टली जरूर पड़ता है। चीजों का दाम चेंज होता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं देते बिकॉज उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया ये नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट है, कंट्री के साथ जो सौदा होता है, उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया, हाई ब्लू चिप कंपनीज, रिलायंस, आईटीसी, टीसीएस, एनी कंपनी, सबके लिए बहुत जरूरी है डॉलर का भाव। हर दिन उनका कितना सारा डॉलर में ट्रांजेक्शन्स होता है, इनफ्लो आउटफ्लो होता है। दे आर कंसर्न विद दैट एक्सचेंज रेट। एंड अल्टीमेटली जितना भी ब्लू चिप कंपनीज है, वो लोग जो भी मार्केट में सौदा कर रहे हैं, कर परचेज सेल कर रहे हैं, उसी के कारण मार्केट पूरा रन कर रहा है। बिकॉज जो भी बड़ा बड़ा प्लेयर्स है, वो लोग ही तो सारा इंडिया को चला रहे हैं ना। उसके बाद ही उसके बेसिस पे स्मॉल प्लेयर्स आर रनिंग। So we as a small player, while study and all that, we need to study डॉलर का भाव कब बढ़ेगा, कब गिरेगा. If we are working in those organizations where it is very significant, and then we need to advise the organization कि उनको करना क्या है. अगर फ्यूचर में डॉलर का भाव बढ़ने वाला है, गिरने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, विच इज कॉल्ड हेजिंग. तो जब आप हेजिंग में जाते हैं
तब आता है ये सब फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स, फॉरवर्ड कवर, डिफरेंट थिंग्स कम्स। ये जो फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप वगैरह है, ये ऐसा नहीं है कि केवल हेजिंग ही है, स्पेकुलेशन भी है। हम शेयर मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बहुत ट्रेडिंग करते हैं। आज तो बंद है मार्केट, मंडे टू फ्राइडे कुछ ना कुछ करते ही हैं। लगता है मेरे को फायदा होने वाला है, कर देते हैं, कभी फायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है। अल्टीमेटली फायदे में रहते हैं इसलिए बार बार करते हैं। बेवकूफ तो है नहीं। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू शुड बी डूइंग, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि इन कमोडिटी मार्केट, इन शेयर मार्केट, इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन एनी मार्केट, you can do for speculation. Speculation can be involving derivative, future, option, swaps, forward, different things are there. And these things only are used for hedging purpose also. These things only are used for hedging. Hedging और speculators में अंतर है। एक आदमी को जबरदस्ती कुछ सौदा करना है जिससे कि उसको फायदा नुकसान हो, स्पेक्युलेटर। और एक आदमी है जिसका कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है, मेरा डॉलर कहीं बाहर से आने वाला है, डॉलर का भाव गिर सकता है, तो मेरे को कुछ करना है जिससे डॉलर का भाव गिरने से मेरे को नुकसान नहीं हो। मेरे को डॉलर पे करना है जिसका भाव बढ़ने से नुकसान हो सकता है, मेरे को कुछ करना है जिससे मैं बच जाऊं। आई विल बी यूजिंग ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप्स एंड ऑल दैट, बट आई विल बिकम हेजर। हेज करना है अपने आप को। और दूसरा आदमी जिसको जबरदस्ती कुछ ना कुछ करना है, कोई डॉलर आने जाने वाला नहीं है, मार्केट में मूवमेंट से उसको फायदा उठाना है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्युलेटर्स। ये दोनों तरह के लोग फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स, फॉरवर्ड ये सब करते हैं। अब ये फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड होता क्या है कोई भी मार्केट में, पहले सिंपली समझते हैं। जब भी मैं ये पढ़ाता हूं सो मैं केवल एक ही बात बोलता हूं कि मान लीजिए मैं 20-25 साल से ये सब चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरे को समझ में अच्छे से क्यों आता है? बिकॉज हम इसको प्रैक्टिकली डील करते हैं। अभी भी मेरा शेयर मार्केट में ऑप्शन किया हुआ है, आजकल मार्केट बंद है, मंडे को उसको देखना पड़ेगा क्या किया, क्या हुआ। यानी कि किताब से पढ़ने से ज्यादा समझ में क्यों आता है? बिकॉज हम उसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है। सो ये जो ऑप्शन, फ्यूचर ये सब है, ये समझ में तभी आएगा जब आप खुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होंगे। बोलेगा सर आप तो एडवाइस कर रहे हैं, नहीं इन्वॉल्व होना है, नहीं होना है सर, बिकॉज इट इज रिस्की। स्पेक्युलेशन इज ऑलवेज रिस्की अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर रिस्क एंड अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो प्रॉपरली। बट क्या है, सीखने के लिए कभी तो घुसना पड़ेगा ना। जब आदमी सीखेगा तो एक बार दो बार खोएगा तो समझ में आ जाएगा। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, बट ये चीज का स्टोरी जब क्वेश्चंस आएगा, जब आदमी को प्रैक्टिकली नहीं समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चंस को डील करने में असमर्थ है, वो समझ नहीं पाएगा। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल टू एक्सप्लेन, देन आई विल को रिलेट विद द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑल्सो, बट एक बार समझे तो सही। आज मान लीजिए 25 क्लास हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बोला मंडे और वेनेसडे। बिलीव करिए, इफ देयर आर इन दैट बैच देयर आर 40-42 स्टूडेंट्स। लाइव क्लास करने दो ही लोग आता है, जैसे आपके हैं 50 से ऊपर है स्टूडेंट, क्लास कर दो जाना है। और फर्स्ट क्लास जब करते हैं तो कितना रहता है? 10, 12, 15, 20। दूसरा क्लास में कम 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 कम, और ऐसा आते आते जब आगे बढ़ते हैं सब गायब होते जाते हैं। चलिए नवीन जी और आए। इट इज नॉट अ क्वेश्चन दैट, मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर आप ट्यूशन सेंटर में फिजिकल क्लास क्यों नहीं देते? अगर मैं फिजिकल क्लास दूंगा तो क्या लगता है कोई आएगा? वो दुनिया चेंज हो गई है। जब अपने ऑनलाइन घर पे उठकर लैपटॉप चालू करना है वो नहीं कर सकते तो फिजिकल क्लास में कौन आएगा? आज से कोरोना के पहले जब 2017, 18, 19 बिफोर कोरोना आई वॉज टेकिंग फिजिकल क्लासेस फॉर बच्चास। बच्चास मतलब 12 पास आउट, 10 पास आउट, जस्ट द बिगिनिंग सब्जेक्ट कि कोलकाता वाला को भाई फिजिकल फीलिंग भी दे। और हम लोग तो नॉर्मली 2008 या 9 से क्लासरूम में जब क्लास कर रहे हैं तो कैमरा वाला को बुलाकर पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 8 से बात कर रहा हूं, 2008 से। तो जब 2008-9 में क्लासेस चलती थी, क्लासरूम में रिकॉर्ड हो रहे, तो हम लोग स्टूडेंट को बोलते थे कि भाई एक टाइम में फिजिकली अवेलेबल हूं। मान लीजिए मैंने सुबह क्लास लिया,
ये क्लास का रिकॉर्डिंग कैमरा में हो गया, आप शाम को आ जाइए, वो कैमरा वाला रिकॉर्डिंग आपको करने मिलेगा, घर पे नहीं देंगे आपको, क्लासरूम में आकर रिकॉर्डिंग करने मिलेगा। स्टूडेंट लोग 80 to 90% फिजिकल क्लास जब मैं प्रेजेंट हूं तब नहीं आते थे। वो कब आते थे? शाम को, जब उसका रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे चलेगा। उस समय क्लासेस हम स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग नहीं देते थे, ठीक है। इट इज ऑल चेंजेस हैपेंड सिंस 2008 अप्रोक्सीमेटली, आज से 15-16 साल पहले, ठीक है। कोई तो स्टूडेंट होगा क्लास में 15-16 साल का, यार हम तो वहां से बात कर रहे हैं। और एक्चुअली ज्यादातर स्टूडेंट वो जो डबल बार चलता था तो भी नहीं आते थे। सुबह क्लास लाइव हुआ, शाम को वही वाला उसका रिकॉर्डिंग सेंटर पे चलेगा, लेकिन आधे से ज्यादा उसमें भी नहीं आते थे। फिर उसके बाद कुछ लोग आके बोला सर मेरा छूट गया था, सर मेरा प्रॉब्लम था, जेन्युइन हो सकता है, उसके लिए वापस चला दिए। वापस कल परसों शेड्यूल बना देते थे, लाइव रिकॉर्डिंग 3 बार चलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास सेंटर पे 3 बार चलेगा, फिर 3 बार भी कोई छोड़ दिया, फिर उसके बाद उसके लिए फिर चला देते थे। यानी कि स्टूडेंट, ये आई एम नॉट सेइंग स्टूडेंट्स आर बैड, बट सिंस यू आर गेटिंग ऑप्शन, सो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करना सीख जाते हैं। बात ये भी एक तरह का ऑप्शन ही है। तो उस समय क्लासेस हम घर पे ले जाने नहीं देते थे, लेकिन बार बार स्टूडेंट लोग के लिए जब वो रिक्वेस्ट करता था, अलग अलग छोटा छोटा रूम बना दिए, 10 जन का बैठने का, 50 जन बैठने का, 100 जन का, अलग अलग। भाई जैसा होगा मैनेज कर लेंगे, लेकिन रूम 500 तो नहीं बना सकते ना, लेकिन फिर भी सबको हैंडल कर लेते थे। ये 2011-12 तक चला, 3-4 साल। फिर हम लोग देखिए स्टूडेंट को यहां पर आना पड़ता है, भाई घर पे ही देना चालू कर दे कि आप अगर नहीं भी आए तो क्लास आपको घर पे मिल जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसा आ गया, मार्केट में डेवलप हो गया कि आपको अगर क्लास दी जाएगी तो आप अपना मशीन में उसको चला पाएंगे, दूसरा जगह आप नहीं चला पाएंगे। तो कुछ कंट्रोल हो गया। तो इन दैट केस स्टूडेंट को क्लास होने के बाद घर पे देना चालू कर दिए। अब जब 11-12 में घर पे देना चालू किए, मजा आला स्टूडेंट लाइव क्लास, यार रिकॉर्डिंग जो सेंटर पे चल रहा है उसमें आ जाए, आएगा नहीं। उसको तो एक और ऑप्शन मिल गया ना, सर तो घर पे दे रहे हैं, ठीक है। तो जब 2017, 18, 19 में बच्चा लोग को भी मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि बड़ा लोग तो आएगा ही नहीं, मालूम है मेरे को, बड़ा लोग तो 14, 15 में आना बंद। आई एम ऑन संडे, देयर इज अ सीमा क्लास, 30 स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम कोलकाता, एक सिंगल स्टूडेंट नहीं आया क्लास में। 2014-15 की बात कर रहा हूं मैं। 10 बजे क्लास में पहुंचा, संडे 10 बजे, कोई सोने वोने का बात नहीं है। 30 स्टूडेंट बैच में है, एक स्टूडेंट क्लास कर रही है, वहां बैठा हुआ है, खड़ा है, बैठा है, नोबडी इज देयर इन द क्लास। और जैसे ही टाइम बीत गया, सर आप तो रिकॉर्डिंग किए होंगे। अरे भाई कोई आया ही नहीं तो उसका रिकॉर्डिंग, मन दीवाल को बोलकर रिकॉर्डिंग करे, तो वैसे तो पहले भी पढ़ाया हुआ यार, क्या फायदा होगा नया से। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ का जेन्युइन रीजन होगा, लेकिन सबका ऐसा नहीं हो सकता कि सबका ही जेन्युइन रीजन है। मतलब स्टूडेंट वो एक्सरसाइज करना चाह रहा है जो ऑप्शन उसको मिल रहा है, ठीक है भाई। तो फिर इन दैट केस बड़ा लोग के लिए मैंने 2014 में ही बंद कर दिया, आएगा नहीं वो लोग, उनको रिकॉर्डिंग ही चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन बच्चा लोग के लिए भाई 10 पास आउट है, 12 पास आउट, डरता है ऑनलाइन क्या होएगा। 2017, 18, 19, सपोज आई एम टीचिंग ACCA बेसिक लेवल, CMA, आप वीडियो देख सकते हैं, हम अभी भी यूट्यूब पे है। 2013 में हम ट्यूशन सेंटर में खड़ा होकर बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं, क्लास में सामने आपको नहीं दिख रहा है, सामने 3-4 लोग ही बैठा है। बैच में उस समय मान लीजिए 10-12 लोग है, तो भी 2-3 लोग ही बैठा है, वो भी 2 दिन आना बंद, 2 दिन बाद। सो क्या होगा फिजिकल क्लास लेकर जब किसी को आना ही नहीं है। तो जब हम 2017, 18, 19 में चालू किए बच्चा लोग के लिए कि भाई ये क्लासेस ऑनलाइन ही माने लाइव ही रखते हैं, कैलकाटा स्टूडेंट के लिए पहला क्लास में से अराउंड 25-30 स्टूडेंट्स, बिकॉज आई कैनॉट स्टार्ट अ बैच व्हेन इट इज लेस देन 10, इट विल नॉट कवर द कॉस्ट। सो 10 जन से तो ज्यादा होना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो 25-30 होगा तभी बैच चालू करेंगे। 25-30 जन, फर्स्ट क्लास में 25-30 भी पूरा नहीं आ रहा है, मान लीजिए 15 से 20 आया, 1-2 क्लास बाद गायब सब। सर आप तो रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं ना, दे दीजिए सर। और वो तो 11-12 से दे रहे, ले भाई ले जा।
कोई बोलेगा सर आपको रिकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए, वो नहीं कर सकते सर, बिकॉज यू मे बी थिंकिंग दैट सर उससे वो लोग सीरियस बनेगा। तो फिर तो हम लोग अभी भी कर सकते हैं कि क्लास लाइव करने के बाद उसका रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। आई कांट से, यू मे बी थिंकिंग 1 सेकेंड, बट इफ यू थिंक इन ब्रॉडर एस्पेक्ट, रिकॉर्डिंग देना जरूरी है। नॉट बिकॉज ऑफ रिवीजन, किसी का जेन्युइन कारण से छूट गया होगा। एक एक जन से बात थोड़ी ना करेंगे, भाई तुम्हारा क्यों नहीं आए तुम। तो हम तो आज भी हर सेकंड लाइव है, हर समय लाइव क्लास दे रहे हैं। ये नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग करना है, लाइव है। स्टूडेंट लोग जब बार बार रिकॉर्डिंग लेने लगा, मैंने कोरोना के पहले ही बोला बच्चा लोग के लिए भी फिजिकल क्लासेस बंद, किसी को आना तो है नहीं। सारा का पूरा जैसे मैं बाहर लोगों के लिए सिंस 2014 आउट ऑफ कोलकाता ऑनलाइन हूं, सो मैं सबके लिए ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में भी वही हाल है कि इफ इन अ बैच देयर आर 50 स्टूडेंट्स, द लाइव क्लासेस के लिए 1 या 2 जन ही है। अगर कोई बैच में 150-200 है तो लाइव क्लास में 10 लोग 12 लोग हैं। जब आप लोग और एसीसीए दोनों मिल जाते हैं तो आप लोग 50-55 लोग हैं, वो लोग 100-125 लोग हैं, सो 150-200 लोग हो गया। सो ट्यूसडे फ्राइडे आप देखेंगे 10-12 लोग क्लास में हैं। सो आउट ऑफ 150 10 लोग इज 10%। इन योर केस से 50 में से अगर 3 लोग हैं तो वो 10% के भी नीचे है। यानी कि क्लास लाइव करने वाला कितना है, लेस देन 10%। लेकिन स्टूडेंट सारा यही पूछेगा, सर आप लाइव रहेंगे ना। कोई कैलकाटा वाला बोलेगा सर फिजिकल क्लासेस नहीं है, भाई तुम आ जा, हम पढ़ाएंगे फिजिकल क्लास, तुम आ तो सही। जब अपने क्लास घर पे बैठकर ऑनलाइन लाइव हो रहा है तभी भी अपने खोल के नहीं पढ़ सकते। कोई भी टाइम पे, कोई बोलेगा मेरा ऑफिस टाइम पे कब क्लास कर रहे हैं, कौन सा दिन, ऑन विच डे वी आर टेकिंग क्लासेस इन ऑफिस आवर्स। मेरे कोई प्रॉब्लम है कि रात को भी पढ़ाओ सुबह भी पढ़ाओ, बट एक लगता है कि फील लाइव होने से अलग होगा। बट कितना लोग लाइव करता है। मुफूज ऑलवेज लाइव, नवीन कभी लाइव है कभी नहीं है। अभी इस बैच में तो थोड़ा दिन से है, वो भी सैटरडे में भी ट्यूसडे फ्राइडे वो मैनेज नहीं कर पाते। तनीसा 1-2 क्लास थी, लाइव नहीं है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि आप खराब है कि अच्छे हैं, लेकिन स्टूडेंट का ये पूछकर क्या फायदा है कि सर आप लाइव पढ़ाएंगे, क्या फायदा। जैसे ही आदमी को ऑप्शन मिला वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने लग जाएगा। हम लोग जिंदगी में ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अभी दुनिया में ऐसा है कि फिजिकल क्लासेस तो कोई भी चीज का मोटा मोटी बंद हो गया है, लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसमें भी सब जगह केवल रिकॉर्डिंग चल रहा है। अगर मान लीजिए आज सुबह लाइव क्लास का बात है सैटरडे, 95% जगह आप पता लगाइए वो पुराना रिकॉर्डिंग ही चालू कर देता है, टीचर लाइव है ही नहीं। देयर आर 2-3 रीजंस। मैं बोल सकता हूं टीचर लोग भी खराब है, सबको मजा करना है, स्टूडेंट को भी लाइव करना नहीं, उसको रिकॉर्डिंग ही करना है, तो पुराना रिकॉर्डिंग चलने से क्या फर्क पड़ता है यार। अल्टीमेटली तो केवल महफूज ही है ना जो लाइव है। अल्टीमेटली तनीसा और नवीन को तो ज्यादातर रिकॉर्डिंग वैसे भी करना पड़ रहा है, तो अगर एक क्लास और रिकॉर्डिंग हो गया तो क्या बात है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। क्वेश्चन है ऑप्शन। जैसे ही आदमी को ऑप्शन मिला वो उसको एक्सरसाइज करने का सोचने लगेगा। आपको किसी से दिल लगाना है, 2 ऑप्शन है, आप सोचेंगे ना किससे लगाएं, यार जिंदगी का नियम है ये। हम बोल बोल के मैसेज में फोन में माथा खराब हो जाता। ऑलवेज लाइव। अभी हम जब मंडे वेनेसडे इवनिंग देयर वाज अ क्लास फॉर प्रोफेशनल्स, रात को 8 बजे, हम 8 बजे क्लास खोलकर बैठा है, 8:30 हो गया, कोई एक जन भी नहीं आया, एक सिंगल पर्सन। अब जब कोई नहीं आया तो मेरे को फीलिंग नहीं आ रहा है बोलने का। वो क्लास का तो रिकॉर्डिंग पहले का ही है, मैं बंद कर दिया, क्या करे। उन लोग को बोला भाई आपको रिकॉर्डिंग ही करना है तो वो तो ऑलरेडी रेडी है। आई वॉन्ट एटलीस्ट 1 पर्सन इन द क्लास सो दैट आई कैन सी। अदरवाइज अगर रिकॉर्डिंग करना है तो यार 50 बार यही चीज पढ़ा चुके, क्या है रिकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइव आएंगे तो ही समझ में आएगा, जो लाइव है उसी का तो रिकॉर्डिंग है। अगर आपको दिखता है मेरे से मैनेज नहीं होएगा बिकॉज ऑफ जेन्युइन रीजन, आप रिकॉर्डिंग करिए। या मान लीजिए कभी कभी मैं लाइव हो पाऊंगा, कभी रिकॉर्डिंग करना, लेकिन क्लास के साथ तो होना होएगा। ध्यान दीजिए, जब मैंने बैच चालू किया था और मैंने बोला जब फरवरी का एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम आएगा सब गायब हो जाएगा, सेम कंडीशन हुआ है। महफूज अदर देन यू
और एक दो स्टूडेंट और है, वो लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे दीपक जी हैं, एक आदर्श है, मेरे ख्याल से नवीन जी आप भी एग्जाम बुक किए हैं। लेकिन 50 लोग में कितना एग्जाम बुक कर रहे हैं? 5, 6, 7। बैलेंस लोग को मेरे को लगता है पैसा का होली खेलना है यार। जब आप पढ़ ही नहीं सकते, मे बी एनी रीजन, तो आप क्यों पैसा और टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना? मन को लगता है कि मे बी आपका पैसा कीमती नहीं, मेरे को लगता है जो काम मेरे को करना ही नहीं है, हम उस पर पैसा क्यों लगाएंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे उसमें? समझ में नहीं आता। एंड दिस इज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग सिंस 30 ईयर्स कि स्टूडेंट सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, CMA ज्वाइन किया। मान लो मेरे यहां कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, दूसरा जगह 4 पढ़ रहा है अलग अलग, बिकॉज सीए में लोग टीचर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर वो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए। भाई सोच ले, फिर वो 4 जगह जाएगा, यहां एब्सेंट, वहां एब्सेंट, यहां नहीं कर रहा है, फिर एग्जाम नहीं दे रहे। सीए के अंदर 100 में 1 सीए बनता है, यहां पर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल कोर्सेस में 100 या 5 या 10 बनता है, बिकॉज थोड़ा सा इजी है एग्जाम स्ट्रक्चर वाइज। लेकिन 100 में 50 तो CMA, ACCA, सीमा भी नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। कोई भी जगह, हमारे जगह नहीं, पूरा मार्केट में, बिकॉज दैट सीरियसनेस इज नॉट देयर कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है, डोंट नो व्हाई। और मेरे को ऐसा लगता है, कौन बोला कि पढ़ाई करके ही कुछ होएगा यार? हु सेड दैट कि व्हेन यू स्टडी देन ओनली जिंदगी में उन्नति हुई? बहुत कुछ है करने के लिए। आप कुछ खेल खेलिए, कोई डांस करिए, कोई गाना गाइए, कुछ और करिए, कोई एक चीज में तो बेस्ट बनेंगे ना। डोंट नो, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है हम तो कोई भी काम करेंगे मन से ही करेंगे। अपना लड़का को भी बोला, कल रात को उसका मान लीजिए पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हम बोला जो कर रहा है मन से करना। हम ऐसे ही एग्जाम्पल लिया, बोला पॉटी जा रहा है तो भी पॉटी भी मन से करना। बोलेगा उठ पटांग बात कर रहे हैं, तो वो हंसने लग गया। अरे भाई जो कर रहे हो मन से करो ना यार, दिल से करो। जो नहीं दिल लगता है, जो नहीं मन लगता है, वो मत करो। लाइफ उसी पे डिपेंडेंट है, नॉट अबाउट स्टडी। आपको जिस चीज में आप बोलेगा मेरे को पढ़ने में मन लगता ही नहीं है, तो फिर तो आप गलत दिशा में हैं। आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज क्यों कर रहे हैं? बेसिक ABCD आता है, बेसिक आता है, कम्युनिकेशन डेवलप करिए, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। गलत दिशा में जा रहे। यू वॉन्ट टू गो इन नॉर्थ, यू आर गोइंग इन साउथ। द अल्टीमेट आउटकम यू विल नेवर अचीव। और कोई ये नहीं बोल सकता है मेरा ऑफिस है, मेरा फैमिली है। अगर आपकी इच्छा है और आपको मन लगता है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी। नॉर्मली आपको लगेगा सर तो बहुत प्रवचन दे रहे हैं, बिलीव करिए हम लोग भी तो यार बस में जाकर पॉकेट में 10 रुपए मूड़ी खाकर और ट्यूशन पढ़ाकर आगे बढ़े हैं यार। थोड़ी ना कोई आके देकर आया पैसा। माई पेरेंट्स आर नॉट वेल्दी, कोई नहीं, सब कुछ अपना बनाया हुआ है। हम नहीं बोल रहे हम अंबानी बन गए, लेकिन एक मन में सेटिस्फेक्शन, अपने हिसाब से सब कुछ किया है। तो अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, आप सोचिए वो आपका नहीं है, मेरे को खुद खड़ा करना है, खुद अपना नींव बनाना है, खुद डेवलप करना है। अंबानी बनना है वो बात की बात है, देयर इज नो लिमिट फॉर योर एम्बिशन। होना चाहिए एम्बिशन, बट एक बेसिक लेवल की हम अपने ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हैं, वेदर विथ स्टडी, वेदर विथ एनीथिंग। ये हर एक आदमी का जरूरत है, इट्स अ मस्ट। यू नीड टू फॉलो योर पैशन एंड इंटरेस्ट। जहां पर आपका पैशन और इंटरेस्ट लगता है उसमें दिमाग लगाइए। ये नहीं कि CMA करने से कुछ लॉटरी लगने वाला है। और अगर आपको CMA पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाई में अच्छा लगता है, तो आपका पैशन वही है। आपको उससे जॉब भी मिलेगा, बिजनेस भी कर पाएंगे, सब कर पाएंगे। किसी का मत सुनिए CFA से जॉब मिलता है कि नहीं, CMA से जॉब मिल, अरे भाई तुम पढ़ना यार, तुम अपना दिमाग तो लगा। भगवान इतना खराब नहीं है, गॉड इज नॉट सो बैड दैट यू पुट योर एफर्ट्स एंड दैट यू विल नॉट बी गेटिंग द रिवॉर्ड। यू विल बी गेटिंग, गारंटी। यू डोंट नीड टू आस्क CMA, CPA ये सब का वैल्यू है कि नहीं, दिमाग का वैल्यू है, नॉलेज का वैल्यू है। ऑप्शन आदमी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, जितना ऑप्शन मिलेगा उतना वो बर्बाद होएगा। बट क्या है कि जो बिजनेस करने वाले हैं
वो लोग नया नया ऑप्शंस देते रहते हैं। हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, भाई पहले फिजिकल क्लास, फिर उसके बाद सेंटर पे रिकॉर्डिंग, फिर घर पे रिकॉर्डिंग, फिर लाइव का रिकॉर्डिंग, ऑप्शन ही ऑप्शन मिलते जा रहे हैं। तो इन दैट केस वो खराब कर रहा है इन्वायरमेंट को। अगर कोई क्लास का रिकॉर्डिंग, पहले ऐसे होता था कि भाई घर पे भी देंगे ना तो 50 में से 20 क्लास ही देंगे, 30 का घर पे नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट को मालूम रहता था ये नहीं देंगे तो चलो थोड़ा तो भाई सीरियसनेस दिखाया। अभी तो ऐसा है नहीं, अगर बोलेंगे कि रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेगा मेरे को सारा बैच में हर स्टूडेंट, फायदा नहीं यार माथा लगा के। ये एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन था विदाउट स्टडी। अब समझिए, ये तो आप समझ रहे होंगे। अब दूसरा ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी मैं स्टडी रिलेटेड नहीं दे रहा, जनरल दे रहा हूं, तब आप समझ पाएंगे ऑप्शन रिलेटेड एक्सचेंज के अंदर एंड ऑल दैट। अब उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज उसमें लिखा रहेगा वो दिमाग लगाना होगा, व्हाट कैन वी डू। मैंने शेयर मार्केट में पुट ऑप्शन लेकर रखा है। आप बोलेगा मेरे को पुट ऑप्शन समझ में नहीं आता, हम सब समझाएंगे शांति से। आई हैव टेकन इन शेयर मार्केट पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी का वैल्यू है अराउंड 21,800 करीब। ये निफ्टी का वैल्यू का मतलब क्या है, जितना भी मार्केट में कंपनीज है लिस्टेड है उसमें से टॉप 50 कंपनी, टॉप कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू। एक शेयर का नहीं, जितना उस कंपनी का शेयर है इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। रिलायंस का एक शेयर का दाम 2750, तो 2750 इंटू करोड़ों शेयर्स ऑफ रिलायंस विल गिव यू टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ रिलायंस। ऐसे करके जिनका टोटल वैल्यू टॉप 50 के अंदर आता है उनको जोड़ा गया और उन 50 कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड दिया गया, तो द वैल्यू इज कमिंग 21,800। ये निफ्टी का वैल्यू है। अब हर सेकंड मार्केट में कोई ना कोई कंपनी का शेयर का दाम चेंज हो रहा है, तो अगर एक का चेंज होगा तो उसका जो 50 का एवरेज है वो भी चेंज होगा। तो हर सेकंड मार्केट में सेंसेक्स ऊपर नीचे होते रहता है। मेरा पैसा मार्केट में अलग अलग कंपनीज में लगाया हुआ है, बाई चांस अगर शेयर मार्केट गिर गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई और फाइट हो गया, कुछ हो गया और मार्केट बहुत हाई लेवल पे है, बहुत जल्दी बहुत जोर से बढ़ा है, तो मेरे को डर है कि अगर गिरेगा तो मेरे को सारे शेयर्स में लॉस होएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट में मेरे को लॉस हो सकता है। हमको बचना है। तो मैंने मार्केट में पुट ऑप्शन बाई कर लिया। पुट ऑप्शन बाई किया निफ्टी का एट द रेट ऑफ 20,500। ये पुट ऑप्शन क्या है, अगर आप कोई चीज बाई करेंगे, दाम बढ़ेगा तो आप कंप्यूटर खरीदेंगे, कंप्यूटर का दाम बढ़ेगा तो आप बेच देंगे, फायदा। आप कंप्यूटर खरीदेंगे, बेचना नहीं है, दाम बढ़ गया लेकिन आप तो सस्ता में खरीद लिए, फायदा। कोई भी चीज आप खरीदेंगे, दाम बढ़ेगा, फायदा। नॉट ओनली शेयर मार्केट, फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इफ यू बाई समथिंग लेटर ऑन द प्राइस इंक्रीजेस, आपको फायदा होएगा। लेकिन अगर आप कोई चीज सेल करेंगे और दाम बढ़ेगा, आपको नुकसान होएगा। कोई भी चीज आप कोई चीज सेल करेंगे और बाद में दाम बढ़ेगा, आपको नुकसान होएगा। अगर आप बाई करेंगे, बाद में दाम बढ़ेगा, ज्यादा दाम पे बेच पाएंगे। आप अगर सेल करेंगे और अगर आप बाद में सेल करते, दाम ज्यादा हो गया, आप तो नहीं सेल कर पाएंगे, यू हैव ऑलरेडी सोल्ड इट। दाम और बढ़ गया, आपको दुख हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन आप सेल करेंगे और बाद में दाम गिर गया, मजा, हम तो ज्यादा में बेच लिए ना। फॉर द सेलर्स when the prices go down they will gain, for the buyers when the prices goes up they will gain. Not about share market, foreign exchange, anything in the world. Buying something is called long position, selling something is called short position. Buying something is called long position, selling something is called short position. Long, short. बोलेगा क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोलेगा लॉन्ग, अब क्या समझे, समझना पड़ेगा ना।
आप कोई भी चीज खरीदेंगे, दाम बढ़ेगा फायदा, तो आपको अपने आप ध्यान रहेगा। कोई भी चीज बेचेंगे, दाम गिरेगा फायदा। बाई करना लॉन्ग, सेल करना शॉर्ट। नाउ शेयर मार्केट 21,800 है, गिर तो सकता ही है, बहुत हाई है। गिरेगा शेयर मार्केट तो मेरे को जितने भी शेयर्स हैं सबका वैल्यू गिरेगा, सब में लॉस होएगा। मेरे को उससे बचना है। आई एम डूइंग हेजिंग नॉट स्पेक्युलेशन, मेरे को बचना है। तो मैंने मार्केट में 20,500 का पुट खरीद लिया। पुट मतलब क्या है? शॉर्ट ऑन सेंसेक्स। शॉर्ट मतलब क्या है? मैंने उसको बेचने का बात किया है। अभी मार्केट 21,800 है, लेकिन मैंने बेचने का बात किया है। निफ्टी क्या है? कुछ नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। निफ्टी इस सेंसेक्स को अब बाई सेल कर सकते। मैंने अगर सेल किया, कोई ना कोई बाई किया होएगा। बिकॉज यू कैन सेल समथिंग व्हेन सम बायर इज देयर, यू कैन बाई समथिंग व्हेन सम सेलर इज देयर। मार्केट में दो जन है तब तो सौदा होएगा ना। सो मैंने अगर निफ्टी पुट, मतलब मेरे को क्या है? मेरे को दाम गिरने का फीलिंग आ रहा है, गिर सकता है, सेंसेक्स गिर सकता है, और मेरे को गिरने से फायदा उठाना है। मेरे को मार्केट गिरने से फायदा। अभी 21,800 है, मान लीजिए मार्केट में सेंसेक्स हो जाए 21,500 400 हो जाए, मान लीजिए 2-4-10 दिन में। नहीं होए अच्छा है, बट मान लीजिए हो जाए कि सेंसेक्स गिर गया। मैंने जो निफ्टी का पुट खरीदा है 20,500 पे, वो खरीदा है अराउंड 40 रुपीज में। अभी उसका दाम वैसे 12-13 रुपया हो गया। बोलेगा ये 40 रुपीज कौन डिसाइड किया? कोई नहीं, इट्स अ मार्केट प्राइस। 20,500, जब मार्केट में कोई चीज 21,800 का है, हम 20,500 में बेचने का बात कर रहे हैं। हम बेवकूफ हैं, बिकॉज मार्केट में तो दाम ज्यादा है, तो उसका प्राइस बहुत कम था, तो मैंने 40 रुपीज में उसको खरीद लिया। अगर मार्केट में रेट माने सेंसेक्स गिरेगा 21,800 से 21,600 500 400, तो ये जो मैंने पुट खरीदा है 40 रुपीज, इसका भाव अपने आप मार्केट में बढ़ के 45 50 55 60 61 हो जाएगा। तो मेरे को जितना शेयर मैंने खरीद कर रखा है सब में लॉस होगा मार्केट गिरने से, लेकिन मेरे को इस पुट में फायदा होएगा। सो आई विल बी एबल टू कंपेंसेट माई सेल्फ विद द लॉस विच आई विल सफर इफ द शेयर मार्केट गोज डाउन बिकॉज ऑफ द पुट। लेकिन जब से मैंने पुट खरीदा मार्केट गिरा नहीं और बढ़ गया, तो बढ़ने से मेरा 40 रुपया जो पुट में लगा उसका दाम अभी 11-12 रुपया कल हो गया, यानी कि 30 रुपया करके मेरे को लॉस हो गया। एक लॉट पुट का मार्केट में इंडिया में 50 शेयर्स माने 50 निफ्टी पुट है, मतलब 50 × 30 1500 रुपया का लॉस हो गया। आई एम रेडी टू बियर दैट लॉस, बिकॉज अगर 1500 का लॉस हुआ तो मेरे पोर्टफोलियो में मेरे को 2 लाख का फायदा हो गया। सो 2 लाख का फायदा, 1500 का लॉस चलेगा। बाई चांस अगर पोर्टफोलियो का वैल्यू गिर जाता, मार्केट गिर जाता, तो पुट का वैल्यू बहुत जोर से बढ़ता। आई हैव डन शेयर मार्केट में पुट टू सेफगार्ड माई सेल्फ, नॉट फॉर स्पेक्युलेशन। जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें मेरे को टेंशन है, मार्केट गिर सकता है, तो मैंने पुट करके रखा हुआ है। ये पुट जनवरी का है, जनवरी तक मार्केट गिरने के लिए मैंने अपने आप को बचा कर रखा है। अब जनवरी में मार्केट गिरने तो वाला तो नहीं है, तो मेरा बेसिकली 40 रुपया गया। 50 × 40 2000 रुपया का नुकसान हो गया। बट जो शेयर्स मैंने खरीद कर रखे हैं उनका तो भाव बढ़ गया ना। आई हैव डन दिस पुट ऑप्शन टू हेज माई सेल्फ। अपने आप को हेज करने के लिए मैंने ये पुट ऑप्शन किया है। कोई हो सकता है जब मैंने पुट बाई किया 40 में, मान लीजिए वो पुट तनीषा ने सेल किया, आपने किया नहीं है, लेकिन आप सोचिए, बिकॉज मार्केट में आप अगर बाई कर रहे हैं कोई ना कोई तो सेल कर रहा है ना, बायर सेलर होगा तो ही सौदा होएगा। तो मेरे को लग रहा है मार्केट गिरेगा या गिरने से मेरे को बचना है। तनीषा को लग रहा है प्रकाश जी पागल है, मार्केट गिरेगा ही नहीं, मार्केट तो बढ़ेगा। तो तनीषा ने, मैंने जब पुट बाई किया तो मैंने 40 रुपीज किसको दिया? तनीषा को दिया। तनीषा के पास प्रकाश सराफ से 40 रुपीज आया, 40 × 50 2000 रुपीज।
स्टॉक एक्सचेंज से आएगा, मैंने स्टॉक एक्सचेंज को पैसा दिया, स्टॉक एक्सचेंज तनीषा को दे देगा। मतलब 1 महीना पहले जब मैंने पुट किया था तो तनीषा को प्रकाश सराफ से इनडायरेक्टली 2000 रुपया मिला। अभी मार्केट में भाव 11 रुपए है, तनीषा को लगता है अब मार्केट गिर सकता है, तो तनीषा अपना जो पुट करी थी वो कैंसिल कर देगी। मैं तो नहीं कर रहा हूं, तनीषा को अपना पुट जो उसके पास है वो कैंसिल करना है। यानी कि तनीषा ने पहले पुट सेल किया था, अब तनीषा को पुट बाई करना है। मार्केट में कोई और होगा जिसको लगता है कि अभी भी शेयर मार्केट बढ़ेगा वगैरह, तो वो ये 11 रुपया में खरीद लेगा तनीषा से। यानी कि तनीषा जब बाई करेगी 11 रुपए देगी, 11 रुपीस, और तनीषा को प्रकाश सराफ से 40 रुपीस मिला, यानी कि तनीषा को फायदा हुआ 1500 रुपीस। जो प्रकाश सराफ को लॉस है वो तनीषा को गेन है। शेयर मार्केट में एक आदमी को लॉस है तो दूसरे को फायदा, एक्सचेंज का कुछ नहीं है। तनीषा को फायदा, प्रकाश का लॉस। तनीषा वॉज एस्टिमेटिंग मार्केट विल गो अप, प्रकाश वॉज एस्टिमेटिंग मार्केट में गो डाउन। सो प्रकाश ने पुट बाई किया, तनीषा ने पुट सेल किया, प्रकाश को लॉस, तनीषा को फायदा। तनीषा ने स्पेक्युलेशन किया था, स्पेक्युलेशन में तनीषा को फायदा। प्रकाश ने हेजिंग किया था, उसका हेजिंग अभी भी चालू है। शेयर मार्केट थोड़ी ना पूछ रहा है तनीषा स्पेक्युलेटर है कि प्रकाश सराफ हेजर है। शेयर मार्केट तो दोनों तरह का सौदा को मीट करा रहा है। मेरे जैसा करोड़ों लोग है जो लोग ऐसा सोचता है, सो वो लोग पुट बाई किया। तनीषा जैसा करोड़ों लोग है जो लोग ऐसा सोचता है कि ये सब लोग पागल है, मार्केट गिरेगा नहीं बढ़ेगा, और तनीषा एक्चुअली सही निकली, बिकॉज मार्केट गिरा नहीं है, बढ़ा ही है। सो तनीषा को फ्री का 1500 का फायदा हो गया। मान लीजिए तनीषा ने ऐसा एक नहीं 100 लॉट किया है, सो एक लॉट पे फायदा 1500, 100 लॉट पे फायदा 1.5 लाख। कोई करता है? करोड़ों लोग कर रहे हैं। देयर आर मेनी हु आर डूइंग दिस। हम लोग ऐसा बोलते हैं ऑप्शन 2 तरह का होता है, नॉट अबाउट शेयर मार्केट, इन एनीथिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन। वन इज कॉल ऑप्शन, वन इज पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब लॉन्ग, पुट ऑप्शन मतलब शॉर्ट। अगर आपको किसी चीज का प्राइसेस बढ़ने वाला है, आपको ऐसा लगता है, तो आप प्राइस बढ़ने से फायदा उठा सकते हैं जब आप कॉल ऑप्शन लेंगे। और अगर आपको लगता है कि दाम गिरने वाला है, तो आप फायदा उठा सकते हैं जब आप पुट ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन क्या है? मर्जी। ऑप्शन क्या है? मर्जी। जैसे आपका ऑप्शन है कि आप लाइव क्लास करें या रिकॉर्डिंग करें, मर्जी। ऑप्शन इज योर राइट। आपकी जो मर्जी है आप करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसको समझाने के लिए मैं जो ऑप्शन अभी पुट ऑप्शन मार्केट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने दूसरा ऑप्शन करके रखा है। आई हैव डन द ऑप्शन ऑन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दैट आई हैव डन स्पेक्युलेशन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मैंने कॉल ऑप्शन करके रखा है। क्या है वो? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर का दाम 3000 रुपया है, मार्केट में शेयर का दाम 3000 रुपीज है। यानी कि अगर मेरे को शेयर खरीदना है और मेरे को लगता है दाम बढ़ने वाला है, तो मेरे को 3000 रुपीज एक शेयर के लिए देना होगा, विच इज कॉस्टली। मेरे को लगता है दाम बढ़ेगा, मेरे को 100 शेयर खरीदने का मन भी है, बट 100 into 3000 विल बिकमिंग 3 लाख, और मेरा पैसा ऑलरेडी दूसरा जगह लगा हुआ है, अभी फ्री नहीं है 3 लाख, लेकिन दाम बढ़ेगा, मेरे को फीलिंग आ रहा है। फायदा कैसे उठाऊं? या तो देखते रहो चुपचाप, द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, आई कांट डू एनीथिंग, या दूसरा जगह से जो शेयर में पैसा लगाओ बेचो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खरीदो, तो जो लगाओ वो भी अच्छा जगह लगाओ, मेरे को नहीं बेचना है उसको, लेकिन फिर भी मेरे को फायदा उठाना है। तो मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ऑप्शन लिया है। ऑप्शन का मतलब मैं अभी खरीद रहा नहीं हूं, मैं किसी और से शेयर मार्केट में बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग कि मैं उससे 15 दिन 1 महीना बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर 3000 रुपए में खरीदूंगा। अभी नहीं खरीद रहा, आई एम जस्ट एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सपोज अगेन तनीषा के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि तनीषा मैं आज आपसे नहीं खरीदूंगा, लेकिन जनवरी महीना 31 जनवरी तक मैं आपसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर 3000 रुपए में खरीदूंगा।
चाहे मार्केट में दाम 3100 200 हो जाए, तनीषा ऐसा सौदा क्यों करेगी मेरे साथ? ये करने के लिए मैं तनीषा को कुछ पैसे दूंगा। सपोज आई एम गिविंग टू तनीषा 100 रुपीज। मैंने 100 रुपया तनीषा को दिया और मैंने तनीषा से बात किया कि अगर मार्केट में जनवरी महीना में शेयर का दाम जो भी हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, मैं तनीषा से 3000 रुपीज में जनवरी महीना में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खरीद सकता हूं। यह मेरा ऑप्शन है, राइट है, और तनीषा का ऑब्लिगेशन है। इसी के लिए मैंने उसको 100 रुपए दिए। मान लीजिए 10 दिन बाद शेयर का दाम 3200 हो गया, 3200। मैं तनीषा के पास जाऊंगा, शेयर दो। तनीषा के पास शेयर है थोड़ी ना। तनीषा, आप सोचिए, शेयर 3200 में मार्केट से खरीदेगी, लेकिन मेरे को वो बेचेगी 3000 में, बेचना पड़ेगा, उसका ऑब्लिगेशन है। तो तनीषा को प्रत्येक शेयर पे 200 का लॉस होगा, और मैं तनीषा से 3000 में खरीद के 3200 में सेल करूंगा, तो मेरे को 200 का फायदा होगा। अगर पूरा हिसाब करें तो क्या हुआ, तनीषा को पहले 100 रुपया मैंने दिया था और अभी 200 तनीषा का गया, तो नेट में तनीषा का 100 रुपया लॉस, और मेरा 100 पहले मैंने तनीषा को दिया था, अभी मेरे को 200 का फायदा, 100 का फायदा। तो बाई सेल करने का जरूरत नहीं है, तनीषा मेरे को 100 रुपया 200 रुपया दे देगी। तनीषा मार्केट में शेयर नहीं खरीदेगी, मैं बेचने नहीं जाऊंगा, बस हम लोग दोनों हिसाब कर लेंगे। 200 का गेन प्रकाश सराफ को अभी हुआ है, 200 आप दे दीजिए। तो आपको पहले 100 मिला था, 200 आपने दिया, मेरा 100 फायदा, आपका 100 लॉस। ये मार्केट में अपने आप हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट में ऑप्शन। ये 100 रुपया 3000 के बदले कौन डिसाइड किया मार्केट में? बायर और सेलर। शेयर का दाम 3000 क्यों है? बायर और सेलर। तो ऑप्शन का दाम 100 रुपया क्यों है? बायर और सेलर। हजारों लोग जो ऑप्शन बाई कर रहे हैं, हजारों लोग तनीषा जैसे जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं। प्रकाश सराफ इज थिंकिंग प्राइसेस विल गो अप, तनीषा इज थिंकिंग प्राइसेस विल गो डाउन। तनीषा को लग रहा है दाम तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का बढ़ेगा ही नहीं, जनवरी में फ्री का 100 रुपया मिल रहा है, लो। प्रकाश को लग रहा है तनीषा बेवकूफ है, दाम तो जोर का बढ़ने वाला है, तो वो ऑप्शन बाई कर रहे हैं, मेरे को दाम बढ़ने से फायदा। सो आई एम एन ऑप्शन बायर। कॉल ऑप्शन, इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। तनीषा को दाम गिरने से फायदा, सी इज एन ऑप्शन सेलर, सी इज शॉर्ट ऑन कॉल ऑप्शन। वैसे ही जब मैंने निफ्टी का ऑप्शन किया है, निफ्टी का करके रखा है ऑलरेडी, तो मेरे को दाम गिरने से फायदा उठाना है, दाम गिरने से फायदा उठाना है। तो मैंने निफ्टी का ऑप्शन को, मेरा मर्जी, मैंने ऑप्शन निफ्टी का ऑप्शन क्या किया, मेरा मर्जी, मैं 20,500 में निफ्टी बेचूंगा। निफ्टी कोई रिलायंस माने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर नहीं है, निफ्टी क्या है? हवा है, हवा के ऊपर भी सौदा करना अलाउड है। बोलेगा आज से, हमारे दादाजी लोग करते थे, सच्ची बोल रहा हूं, हमारे दादाजी लोग, आपके भी करते होंगे, आप पता लगाइए मम्मी पापा से, दादाजी से। बोलेगा आज बारिश आएगा, एक आदमी बोल रहा आएगा, एक आदमी बोल रहे नहीं आएगा। अगर बारिश आने वाला का बारिश आ गया, पैसा मिलेगा, नहीं आने से उसको मिलेगा। आज धूप इतनी होगी, आज बारिश इतना होगा, इतना सेंटीमीटर होएगा, सारा चीज का सौदा था। वो लोग को ये नहीं पता था इसको कॉल या पुट ऑप्शन बोलते हैं, लेकिन नौटंकी तो वो भी करते थे। ये थोड़ी ना है कि हम ही लोग खाली सीखे हैं, हम लोग उसको किताबों में एक लैंग्वेज यूज कर दिए, लॉन्ग, शॉर्ट, कॉल, पुट, ये सब। लेकिन ये सब सदियों से चल रहा है, फॉर एंशिएंट एज। कोई मान लीजिए बाजी लगाता है किसी से, भैया इंडिया जीतेगा, स्पेक्युलेशन है, बेटिंग है, बट सब जगह तो ये सब होता है। कोई बोलेगा उसको टेक्निकल नाम दे देते हैं, इंडिया जीतेगा कॉल ऑप्शन है, इंडिया हारेगा पुट ऑप्शन है। यार अपनी मर्जी है। ऑप्शन का मतलब है कोई पर्टिकुलर मूवमेंट कोई चीज में होगा, उस मूवमेंट से आपको फायदा नुकसान उठाना है। आपको फायदा नुकसान उठाने के लिए या तो आपका कोई पोजीशन है इसलिए आप ऑप्शन कर रहे हैं, तो आप हेजर हैं, या आप जबरदस्ती का ऐसे ही स्पेक्युलेशन कर रहे हैं, तो आप स्पेक्युलेटर हैं। एक आदमी को ऑप्शन में फायदा होगा, दूसरे को लॉस होगा।
जो बीच में ये सब करवा रहा है इस एक्सचेंज को कोई मतलब नहीं। और एक्सचेंज ये क्यों करवा रहा है? जब बेटिंग ये सब खराब है तो क्यों करवा रहा है? बिकॉज अगर ये स्पेक्युलेटर्स मार्केट में नहीं होंगे तो जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन मार्केट में होगा उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, और वॉल्यूम कम होने से मार्केट बहुत उल्टा पुल्टा मूव करेगा। उल्टा पुल्टा क्यों मूव करेगा? जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो लोग मार्केट को अपने हिसाब से घुमाएंगे, तो जिनके पास नहीं है, जो कि बिजनेस कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती का लॉस होगा। तो आज अगर रिलायंस माने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 3,000 रुपया का शेयर है, मान लीजिए तनीषा के पास करोड़ों रुपया है, तो तनीषा तो जब चाहेगी 3,000 रुपये का शेयर खरीदेगी, बेचेगी। प्रकाश सराफ का तो औकात है नहीं, बिकॉज हमारा तो पैसा लगा हुआ है। तनीषा को हम मार्केट घुमाने नहीं देंगे ना। हम आ गए ऑप्शन 3,000 का शेयर 100 रुपया में। अगर 3,000 से 3,200 दाम बढ़ेगा 3,000 का शेयर खरीदने से, ऑप्शन में भी तो फायदा हो गया ना। 100 रुपया लगाने से 100 रुपया लगाने से 200 रुपया फायदा, 200%। और तनीषा को 100 रुपया लगाने से 200 रुपया का लॉस, 200% लॉस। यानी कि ऑप्शन में फायदा लॉस बहुत जोर का होएगा भाई। शेयर्स तो आप 3,000 का खरीदेंगे तब 200 का फायदा होगा, विच इज कमिंग इवन लेस देन 10%। बट ऑप्शन में तो आप 100 रुपया लगाएंगे 200 आ रहा है, 100 लगाएंगे 200 जा रहा है। वेरी रिस्की, वेरी रिस्की, ह्यूज रिस्क। मतलब उन्हीं को करना है जिनको रिस्क से इश्क है, या जिनको रिस्क समझ में आता है। जिनको नहीं समझ में आता है नहीं करना है। बहुत सारा मार्केट में डमी सॉफ्टवेयर है, आप गूगल में डालिए डमी सॉफ्टवेयर फॉर शेयर ट्रेडिंग, डमी सॉफ्टवेयर फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। उसमें क्या हो रहा है? कोई पैसा उसा नहीं लग रहा है। आप ऐसे ही इस चीज को उस डमी सॉफ्टवेयर से समझ सकते हैं। डमी सॉफ्टवेयर फॉर, बोलेगा आपने कभी किया? नहीं किया यार, हम सच्चे मुच्चे किए हैं, हम डमी में नहीं गए, लेकिन है, अवेलेबल है। जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर विल बी अ वे। बट आप चाहे कोई भी किताब से कितना भी ऑप्शन पढ़ लीजिए, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। आई नो दिस। हम तो 30 साल से पढ़ा रहे हैं ना, हमको मालूम है। जब हम क्लास में कोई डायग्राम बनाएगा, समझाएगा, और मेरे को वो यहां से समझ में ही नहीं आया है, हम क्लास में नहीं पढ़ा सकते। आई कैनॉट टीच। जब मेरे को दिमाग में चीज समझ में आई है तो ही हम आपको पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं पढ़ा सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग, मैं नहीं बोल रहा कि वो खराब है, मान लीजिए वो लोग प्रैक्टिकली नहीं किए, किताबों से पढ़कर पढ़ा रहे, वो ऑप्शन नहीं पढ़ा सकते। दे कांट टीच यू बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थिंग। तो जब क्वेश्चंस आएगा, कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसे घुमा के देगा, आप कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? मान लीजिए हम अगर 25 क्लास करा भी दें, मंडे वेडनेसडे वाला भी क्लास आप कर लिए, तो भी उस चीज को उन लोग को जब समझाता है तो उन लोग को भी दिखता है कि प्रैक्टिकली पहले इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सर तो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है तो समझ गए कैसे हो रहा है। ऑप्शन के अंदर प्रीमियम लग रहा है, 40 रुपया प्रीमियम है, वही उसका भाव है। प्रीमियम देकर आपको सौदा करना है। जो आदमी ऑप्शन बाई करेगा उसको प्रीमियम देना है, जो आदमी सेल करेगा उसको प्रीमियम मिलेगा। बाद में किसको फायदा लॉस होगा मालूम नहीं है। तनीषा का सौदा प्रकाश से हुआ, बाद में कैंसिलेशन प्रकाश से ही थोड़ी ना होगा। करोड़ों लोग हैं मार्केट में। ऑप्शन इज फॉर हेजिंग ऑल्सो, फॉर स्पेक्युलेशन ऑल्सो। जब आप कोई चीज बाई करने का ऑप्शन ले रहे हैं, कॉल ऑप्शन। जब आप कोई चीज सेल करने का ऑप्शन ले रहे हैं, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब दाम बढ़ने से फायदा, पुट ऑप्शन मतलब दाम गिरने से फायदा। लेकिन आप अगर ऑप्शन बाई कर रहे हैं, कोई तो सेल कर रहा है ना। मैं अगर 100 रुपीज में HAL का ऑप्शन बाई कर रहा हूं तो तनीषा सेल कर रही है, तो मेरे को दाम बढ़ने से फायदा, तनीषा को दाम गिरने से फायदा। उसको फ्री का प्रीमियम मिल गया। मैंने पुट ऑप्शन बाई करके रखा है, पैसा दिया है प्रीमियम का, मैं दाम गिरने का सोच रहा हूं। जो आदमी ऑप्शन सेल किया है पुट ऑप्शन, वो दाम बढ़ने का सोच रहे हैं। उसको लग रहा है प्रकाश सराफ फ्री का पैसा दे रहा है, फ्री का दिया ही है मैंने, बिकॉज 40 का भाव तो 11 रुपया हो गया ना, फ्री का पैसा तो चला गया। लेकिन मैं तो अपने आप को बचाने के लिए किया था। एक ऑप्शन मैंने एग्जांपल दिया फॉर हेजिंग, दूसरा ऑप्शन आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑन स्पेक्युलेशन। आई एम डूइंग बोथ, आई एम डूइंग हेजिंग ऑल्सो, आई एम डूइंग speculation also. I know my risk, I know my limit, I know how can I lose,
I know how much I want to gain. I know my feeling in the share market. I'm not God. Nobody is God. Because अगर God होता तो खाली फायदा ही होता, नुकसान भी होएगा भाई. हर समय फायदा थोड़ी ना होएगा. मार्केट है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको चैलेंज मत करिए. Somebody will say that market is moving logical, fundamental, technical. तेल लेने गया, क्या चल रहा है यार. आप फीलिंग डेवलप करिए. वो फीलिंग डेवलप करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है. और अगर लगता है नहीं हो पा रहा है, नहीं करेंगे वो काम. वही काम करेंगे जिसमें फायदा हो सकता है. मेरा उसमें पैशन है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, मेरे को अच्छा लगता है, हम करते हैं. जैसे मैंने आपको बोला, आपका पढ़ाई में पैशन और इंटरेस्ट नहीं है, मत करिए, कुछ और करिए. जिसमें मन है वो करिए. जो चीज में मन है वो करेंगे, जिंदगी सफलता देगी ही, गारंटी. लेकिन जो नहीं मन है वो कर रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में हैं, उसको छोड़िए. लीव दैट पोर्शन, उसको मत करिए. कोई भी चीज, एनीथिंग यू आर डूइंग इन लाइफ, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं और वहां पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तुरंत से तुरंत उसको छोड़िए. देयर आर 1000 रीजंस दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड. नॉट ओनली मनी, देयर आर मेनी रीजंस. आप कोई फ्रेंड के ग्रुप में हैं और आपको लोग ग्रुप में अच्छा नहीं लगता है, उस ग्रुप से बाहर निकलिए, बाहर आइए. जो चीज में मजा नहीं आए वो काम नहीं करना है, तभी जीवन में उन्नति होएगा. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस. कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाई. आपका राइट है कि आप 3000 में HAL का शेयर खरीद सकते हैं. पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल. मेरा राइट है कि मैं ये चीज ये दाम में बेच सकता हूं. वो राइट के लिए मेरे को पैसा देना पड़ेगा, प्रीमियम. जब मैं राइट बाई कर रहा हूं कॉल ऑप्शन, तो कोई ना कोई वो सेल कर रहा है, प्रीमियम उसके पास जाएगा. तो अगर दाम बढ़ेगा मेरे को फायदा होगा, उसको नुकसान होगा. दाम गिरेगा मेरे को लॉस होगा, उसको फायदा होएगा. कुछ तो होगा ना, दाम खड़ा थोड़ी ना रहेगा. HAL का शेयर 3000 ही थोड़ी ना होगा, 2800 भी हो सकता है, 3200 भी हो सकता है. मेरे को फीलिंग है 3200 होगा. अगला आदमी जो ऑप्शन सेल किया उसको लगता है 3000 के नीचे जाएगा, क्या प्रॉब्लम है. और हम लोग दोनों होने से मार्केट में कोई बड़ा आदमी कोई भी शेयर का प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. बिकॉज बड़ा आदमी अगर 5 है तो हमारे जैसा तो हजारों है, उसका अकेला का पैसा हम लोग सबसे बहुत कम है. तो मार्केट प्रॉपरली बिहेव करेगा, सही प्राइसेस आएगा. कोई भी मार्केट में कोई भी चीज का दाम सही तब आएगा व्हेन द वॉल्यूम इज वेरी लार्ज. मान लीजिए ट्यूशन इंडस्ट्री है, CMA के अंदर स्टूडेंट लोग को अच्छा पढ़ाई तब मिलेगा जब टीचर्स बहुत ज्यादा होंगे. कमती होने से नहीं होएगा, कंपटीशन बढ़ना पड़ेगा, कट थ्रोट कंपटीशन. अपने आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विल बी देयर. ये नियम है कानून का, सृष्टि का नियम है. और कहीं भी जगह जहां पर अगर लगता है फायदा है वहां तो लोग आएंगे ही ना. शेयर मार्केट है, ट्यूशन है, बिजनेस है, कोई भी चीज है, आप किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उससे कंज्यूमर को फायदा होएगा. तो अगर शेयर मार्केट में स्पेक्युलेटर्स है, इससे हम लोग सब कोई बचे हुए हैं. स्पेक्युलेशन होना अच्छा है. सो इंडिया में क्रिकेट वगैरह पे गेम्स के ऊपर स्पेक्युलेशन बेटिंग अलाउड नहीं है. यूएस वगैरह सब जगह अलाउड है. यूएस यूके अच्छा है. इंडिया में 2 नंबर ही तो हो ही रहा है ना. तो भाई सच्ची बना दो ना यार, क्या जरूरत है इतना नौटंकी करने का. somebody will say that this is bad, बट उससे ये जो धांधली हो रहा है कि सपोज कोई प्लेयर को कोई पैसा दे दिया, वो जानबूझ के आउट हो गया, ये हो गया, ये सब होना बंद हो जाएगा. Why not make it legal so that when the small players will be millions, then the bigger player cannot do anything. बुकीज कुछ नहीं कर पाएगा. तो शेयर मार्केट में ऑप्शन ये सब लाने का पर्पस क्या है? मार्केट को और बढ़िया करना. कोई जन बोलेगा ये सब ऑप्शन वगैरह क्या है, यूथ को बर्बाद कर रहे. भाई समझते ही नहीं है वो बात, उनके दिमाग में नहीं समझ में आ सकता. यू नीड टू थिंक फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. अगर हम लोग बोले फॉरेन एक्सचेंज में ऑप्शन, अभी मैंने पहले शुरू में क्या बात किया कि मान लीजिए मेरा कोई इंपोर्ट है जिसके अगेंस्ट में मेरे को डॉलर पे करना है, मेरे को डॉलर का भाव बढ़ने का डर है, यानी कि मेरे को पे करना है डॉलर 2 महीने बाद. तो व्हेन द डॉलर प्राइसेस 83 से 84 85 होगा, मेरे को नुकसान होगा, मेरे को बचना है. मेरे को डॉलर का भाव बढ़ने से फायदा उठाना है. हम डॉलर का कॉल ऑप्शन कर लिए.
सो कॉल ऑप्शन में भाव बढ़ने से फायदा होगा और मेरे को डॉलर का भाव बढ़ने से ज्यादा पैसा देना होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मेरा डॉलर ऑलरेडी पेएबल है, सो डॉलर का रेट बढ़ने से मेरे को नुकसान होने वाला है क्योंकि मेरे को ज्यादा आईएनआर देना पड़ेगा। मैंने डॉलर का कॉल ऑप्शन कर लिया, अब हम बच गए। जैसे मैंने शेयर मार्केट में पुट ऑप्शन करके रखा है, या मेरा डॉलर कहीं से आने वाला है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो उसका दाम गिर जाएगा तो मेरे को नुकसान है बिकॉज कमती पैसा मिलेगा। मैंने डॉलर का पुट ऑप्शन बाई कर लिया। आई एम स्पेक्युलेटर, नो आई एम हेजर। लेकिन मेरे जैसा कोई ऐसे ही है, कोई डॉलर आने जाने वाला नहीं है, उसको लगता है डॉलर का भाव बढ़ने वाला है, डॉलर का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। किसी को लगता है गिरने वाला है, डॉलर का पुट ऑप्शन बाई कर लिया। स्पेक्युलेटर्स तो भरती है, और स्पेक्युलेटर ही ज्यादा है एक्चुअल जेन्युइन ट्रांजैक्शन से। कोई भी मार्केट में 10 to 20% सच्ची मुच्ची आदमी लोग हैं, 80% तो स्पेक्युलेटर है, और वो स्पेक्युलेटर अपने आप मार्केट को अच्छा कर रहा है, सही भाव लेकर आ रहा है। ज्यादा वॉल्यूम मतलब 2 नंबर ही खत्म, कमती वॉल्यूम मींस 2 नंबर ही विल बी वेरी हाई। सिंपल बात है, नियम का, सृष्टि का नियम है। तो मेरे को लगता है इंडिया में बेटिंग फैक्टिंग सब गेम के ऊपर अलाउ कर देना चाहिए। लेकिन कोई भी अलाउ करेगा, दूसरा पार्टी पॉलिटिक्स वाला है क्या कर रहा है यूथ को, भाई समझता ही नहीं यार। ऐसे भी तो यूथ खराब हो ही रहे हैं ना, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 नंबर ही है, बड़े लोग सब कंट्रोल करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। व्हाई नॉट मेक इट लॉजिकल। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन केवल शेयर मार्केट में समझ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी तो वही है, क्या है अलग। अब मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करा रहा बिकॉज आपके कैलकुलेशन नहीं आता है, लेकिन जब हम 25 क्लास पढ़ाते हैं तो कैलकुलेशन भी कराते हैं। उन लोग का क्वेश्चन आता है 50 नंबर का ऑप्शन के ऊपर, 50 मार्क्स, 1.5 घंटा में क्वेश्चन करना है। ये कंपनी है, यहां उसका इंपोर्ट है, यहां एक्सपोर्ट है, यहां पैसा आने वाला है, यहां जाने वाला है, मार्केट में ऑप्शन का ये सब भाव चल रहा है, कौन सा लेना है। उनको हम कैलकुलेशन करा करा के दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर 40 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कोई एक जन को अच्छे से समझ में आता है, अच्छे से मतलब समझ में सबको आ रहा है, लेकिन राइट करना किसी को भी नहीं आ रहा है, इधर उधर गलती फलती कर सकता है। बोलेगा सर ऐसा क्यों है? बिकॉज वो केवल क्वेश्चन देख रहे हैं, हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हमारा नजर अलग जगह जा रहा है, उनका नजर केवल क्वेश्चन के ऊपर जा रहा है, तो वो सोचने का नजरिया ही अलग है ना। हम बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ता था, एक टीचर घर पे आते थे, 6-7 क्लास का बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन वो देकर गया, एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, वो सॉल्व, मान लीजिए मेरे से 5 ठो नहीं हुआ, तो वो मेरे को एक बात बोले कि भाई प्रकाश, तुम देख रहे हो ये क्वेश्चन इस जगह, ये इस बुक में है, हम ऐसे दिख रहे हैं, मेरे को ऐसे दिख रहा है, तुमको ऐसे दिख रहा है, तो आपका और मेरा नजर में वो डिफरेंस है। आई एम लुकिंग लाइक दिस, यू आर लुकिंग लाइक अ क्वेश्चन। So when there is a question on option and futures on foreign exchange or anything, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मैं तो सारा प्रैक्टिकलिटी लगा रहा हूं। बोलेगा हम आपके जैसे कैसे बनेंगे? एक ही तरीका है, प्रैक्टिकली करो उसको, पढ़ने से नहीं होएगा। कोई भी जगह, जब मान लीजिए एग्जाम के लिए आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम के बाद करना, चीज समझना होगा तो उसका वही करना होगा ना जो जरूरत है। जो भी डमी मार्केट में सॉफ्टवेयर है, गूगल पे मिल जाएगा, उनमें इन्वॉल्व होकर 2-4 दिन उस पर काम करो, ऑप्शन के ऊपर देखो, ऐसे समझ में आएगा। फिर मेरे जैसे दूसरा को समझाना, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। बट अपने कोई भी बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा है क्या कि कोई 12 पास आउट है, अंडर ग्रेजुएट है तनीसा, या कोई महफूजर है, मान लीजिए वर्किंग एक्सपीरियंस 5-7 साल का नवीन जी है, तो कोई तनीसा को समझ में नहीं आएगा? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई चीज नहीं। आपको प्रॉपर वे में समझाने आना चाहिए। मान लीजिए मेरे को आना चाहिए, आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं अगर ऑप्शन पढ़ लू, कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाई, क्या समझ में आएगा? ना तो नवीन, ना मुफज्जर, ना तनीसा, किसी को नहीं समझ में आएगा। हम आपको वैसे समझा रहे, और मेरा पहले का रिकॉर्डिंग भी ऐसे ही है। और आज अगर हम उन लोग को समझाएंगे जो लोग को 25 क्लास दे रहे हैं, उनको केवल एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही तो कराएंगे ना, और क्या, और तो कुछ नहीं। आपको क्वेश्चन नहीं करा रहे बिकॉज आपको देगा नहीं। अब आप उनके साथ 25 क्लास में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, आप ही का माथा खराब होएगा, बिकॉज वो भी क्वेश्चन को वैसे ही देख रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर से नहीं देख रहे। तो उनको मैं अभी भी पिछले क्लास में मैंने बताया, मार्केट में कोई तो बोलता है सर आप क्या क्या करते हैं? हम बोला भाई हम बहुत बार लॉस भी करते हैं। हम बता देगा तेरे को, लॉस हो जाएगा तो मेरे को बोलना मत। सो डोंट कॉपी एनीबडी। मेरे को भी तो बहुत सारा लोग बोलता है
सर ये खरीदिए, ये बेचिए, हम किसी का नहीं सुनते, अपना दिमाग लगाना है। आई एम नॉट, बिकॉज अच्छा होगा तो हम बोलेंगे तुम्हारे कारण, खराब होगा तो उसको डंडा मारेंगे, नहीं भाई। अपना औकात, अपना कैपेसिटी के अनुसार ही रिस्क लेना है, जो कि हम पढ़ाने वाला रिस्क, जो इसके पहले हम बात करने लग गए। अब बोलेगा फ्यूचर्स क्या होता है? ऑप्शन इज अ राइट बट फ्यूचर इज एन ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3000 का HAL का शेयर है, उसका ऑप्शन 100 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। फ्यूचर्स मतलब ऑप्शन जैसे ही हम तनीसा से जनवरी महीना में रिलायंस का HAL का शेयर 3000 रुपया में खरीदेंगे। अभी 3000 है, लेकिन हम जनवरी में कभी भी तनीसा से 3000 में खरीदेंगे। इसके बदले मेरे को तनीसा को 100 रुपया देना नहीं, कुछ नहीं देना है। और तनीसा बोल रही है, हां प्रकाश तुम आओगे तो मैं तुम्हारे को 3000 में HAL का शेयर बेचूंगी। दोनों जन एक सौदा किए हैं कि फ्यूचर में जनवरी महीना में प्रकाश 3000 में शेयर खरीदेगा और तनीसा 3000 में शेयर बेचेगी। ऑप्शन नहीं है, सौदा किए। इसके बदले मेरे को और तनीसा दोनों को स्टॉक एक्सचेंज को मार्जिन का पैसा देना पड़ेगा, नॉट अ प्रीमियम। 100 रुपया मैंने तनीसा को दिया, अगर मार्केट में शेयर का दाम गिर गया 100 मेरा गया, लेकिन फ्यूचर में मेरे को स्टॉक एक्सचेंज को, तनीसा को नहीं देना, स्टॉक एक्सचेंज को मार्जिन देना है। शेयर मार्केट में शेयर का भाव 3000 से 4000 2000 हो सकता है 15 दिन में, एक दिन में तो नहीं हो सकता, 15-20 दिन में हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। तो मार्जिन मनी कितना? 3000 का मोटा मोटी 25 से 30%, मतलब 3000 का 25% इफ यू टेक से 750, मतलब एक लॉट में मान लीजिए, एक लॉट में HAL का मान लीजिए 50 शेयर है, तो मेरे को 50 इंटू 750 स्टॉक एक्सचेंज को मार्जिन देना है, तनीसा को भी देना है, दोनों को देना है, दोनों का पैसा जा रहा है। अब मार्केट में तो भाव चेंज होते रहेगा, मार्केट में सच में भाव बढ़ के 3100 3200 हो गया, तो मैं तनीसा के पास जाऊंगा 2-3000 में, तनीसा मार्केट से बाई करेगी 3100 3200 में, उसको नुकसान होगा। तो मेरे को जो फायदा हुआ वो फायदा मेरा मार्जिन, जो पैसा स्टॉक एक्सचेंज को दिया हुआ है उसमें फायदा जोड़कर स्टॉक एक्सचेंज मेरे को पैसा वापस कर देगा। और तनीसा जो मार्जिन का पैसा दी थी उसमें से माइनस हो जाएगा जो उनको नुकसान हुआ, जो मेरे को फायदा हुआ, बैलेंस पैसा मार्जिन का स्टॉक एक्सचेंज तनीसा को वापस कर देगा। ये जो मार्जिन का पैसा है ये बार बार और भी हो सकता है देना पड़े। मान लीजिए भाव बढ़ते जा रहा है, लॉस और होते जा रहा है तनीसा को, तो स्टॉक एक्सचेंज तनीसा को बोलेगा पैसा दो, नहीं तो आपका सौदा कैंसिल कर देंगे। मान लीजिए भाव गिरते जा रहा है तो प्रकाश को बोलेगा स्टॉक एक्सचेंज मार्जिन दो, बिकॉज लॉस और गेन मार्जिन से ज्यादा नहीं हो सकता, मार्जिन इतना है जो लॉस को कवर कर देगा। तो स्टॉक एक्सचेंज ने हर एक शेयर के ऊपर फ्यूचर्स करने के लिए, फ्यूचर्स का सौदा करने के लिए मार्जिन डिसाइड करके रखा हुआ है। मार्जिन से क्या हो रहा है? वापस से 3000 से 3200 का फायदा 3000 लगाकर नहीं, 750 लगाकर, 600 रुपया लगाकर 20% मार्जिन मनी, फायदा 3000 से 3200, लेकिन बाय इन्वेस्टिंग 600 रुपीज, सो 200 बाई 600 इज कमिंग 33% इन 10 डेज। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको 10 दिन के अंदर 33% फायदा दे दे। शेयर मार्केट दे देगा, लेकिन वो 10 दिन के अंदर 33% ले भी लेगा। एक का फायदा तो दूसरा का तो लॉस है ना, किसी का तो है। बोलेगा ये जो है ये सब भाव बढ़ता घटता कैसे? शेयर का डिमांड बढ़ता है, भाव बढ़ता है, कॉल ऑप्शन खरीदने वाले आते हैं, भाव बढ़ता है। क्यों आया खरीदने? इसका लॉजिक मत लीजिए। देयर आर 1000 रीजंस व्हाई द शेयर मार्केट इज गोइंग अप और गोइंग डाउन। बोलेगा वॉर चल रहा है दो जगह, फिर भी शेयर मार्केट बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है? हजारों फैक्टर्स है भाई, डॉलर का भाव है, डॉलर इंडेक्स है, ऑयल प्राइसेस है, पॉलिटिकल सिचुएशंस है, मोदी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, क्या क्या नहीं है सर। आप देखेंगे 50 फैक्टर बोलेंगे मार्केट गिरेगा, 50 फैक्टर बोलेंगे मार्केट बढ़ेगा, तो इतना ज्यादा 100 बात सोचने का बात ही नहीं। बेसिक बात सोचिए, क्या बातें हैं जो मार्केट को बेसिकली बढ़ाएंगे गिराएंगे।
हजारों चीज आप नहीं सोच सकते, और उसके बावजूद भी आप बेसिक सोचेंगे, श्योरिटी नहीं है कि आप जो सोचेंगे वही होएगा, बिकॉज फिर तो आप भगवान बन जाते। नॉट ओनली इन द शेयर मार्केट, इन फॉरेन एक्सचेंज और एनी मार्केट। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज, मेरा पैसा कहीं पर पेमेंट होने वाला है, डॉलर का भाव बढ़ने वाला है, बढ़ने से मेरे को जीतना है, मेरे को बचना है, तो इन दैट केस हम डॉलर का फ्यूचर्स खरीद लेंगे। फ्यूचर्स खरीदने मीन्स लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स। तो भाव बढ़ेगा, मेरे को फ्यूचर्स में फायदा हो जाएगा, मेरे को पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, फ्यूचर्स में फायदा। अगर आपका फॉरेन करेंसी पेएबल है, भाव बढ़ने का डर है, भाव बढ़ने से फायदा उठाना है, कॉल ऑप्शन बाई करिए, फ्यूचर्स बाई करिए। अगर आपका फॉरेन करेंसी आने वाला है, बेचना है, भाव गिरने का डर है, पुट ऑप्शन बाई करिए, फ्यूचर्स सेल करिए। बिकॉज अगर मैं फ्यूचर्स बाई कर रहा हूं, भाव बढ़ने से फायदा, तनीसा फ्यूचर सेल कर रही है, भाव गिरने से फायदा, तो अगर गिरने से फायदा उठाना है तो आप फ्यूचर सेल करिए। सो कॉल पुट भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स भी कर सकते हैं हेजिंग के लिए, और स्पेकुलेशन भी कर सकते हैं कॉल पुट और फ्यूचर्स में, आपकी मर्जी है। जब क्वेश्चन देगा तो वो ये एग्जाम्पल थोड़ी ना देगा, HAL का एग्जाम्पल है, 3000 है, 100 है, ये सब उतना बात तो आपको बोलेगा ही नहीं, बस 2-3 लाइन में ही सारा बात बोल देगा। आप बेचारे उस लेवल पे उस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? आप तो क्लीन बोल्ड होएंगे ही ना, बोलेगा सर ऐसे बोल रहे हैं। बोल नहीं रहा हूं, सच बात बयां कर रहा हूं। यानी कि ऑप्शन, फ्यूचर्स और फॉरेन एक्सचेंज का जो क्वेश्चंस है वो ट्रिकी है। वो क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं ऐसे देखना पड़ेगा, तब आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। रहमान, बात समझ में आ रही है? यस सर। ज्यादा दिमाग इस पे मत लगाइए, बिकॉज आपको एग्जाम में फॉरेन एक्सचेंज और ऑप्शन फ्यूचर पे 100 में से 2-3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने बोला उनको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको समझिए, नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन का डाउट रेस करिए, तो मैं ऐसे ऐसे करके उसको बताऊंगा। तो हो सकता है 2-4 बार जब ये बात करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड, दिमाग में थोड़ा सेट हो जाएगा। अब एग्जाम में जो 2-3 आएगा वो कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो जय माता दी अल्लाह, और क्या। हम लोग बात, मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा, बिलीव मी, मैं सच में हाथ में विद्या है, मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा CMA पार्ट 1 पार्ट 2, 10 क्वेश्चन ऐसा होएगा जिसका 100% श्योरिटी से मेरे को आंसर नहीं मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है, बिलीव मी। या तो बिकॉज लैंग्वेज ऐसा है कि इंटरप्रिटेशन डबल हो रहा है, या वो ऐसा ट्विस्टेड है कि मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो आप अगर एग्जाम में बैठेंगे तो कम से कम 20 तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको नहीं मालूम है श्योरिटी से। हम लोग के पास स्कोप है 25 क्वेश्चन ऐसा गंडागोल करने का, 70-75 राइट करना होगा पास होने के लिए। लेकिन अगर 20-25 ऐसा है तो उसमें कौन बोला लड्डू आएगा आप अगर जय माता दी करेंगे। आप एक बार एक पेपर मान लीजिए हॉक से खोलकर करिए 100 क्वेश्चन, और बस चुम चाम टिक लगाते जाइए विदाउट पढ़े। आप देखिएगा 100 में से 25 से 30 राइट है ऑटोमेटिकली, बिकॉज 4 में से 1 राइट है, तो 25% प्रोबेबिलिटी ये राइट होगा, तो 25 से 30 राइट हो जाएगा। यानी कि 20 क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, तो आप जय माता दी अल्लाह भी करेंगे, 5 तो राइट वैसे भी होने वाला है। यानी कि आपको जो 70-75 राइट करना है उसमें से 5 का आंसर तो आपको फ्री में मिल रहा है, वो नंबर फ्री में मिल रहा है। यानी कि आपको सही करने का मौका कितना लाना है, 65 से 70। 100 में से 65 से 70 राइट करने का औकात डेवलप करना होगा, नहीं तो CMA US नहीं होएगा। बिकॉज जो जो आपसे नहीं आएगा उसको छोड़ना नहीं है, जय माता दी अल्लाह करके टिक लगा देना है जो समझ में आए। लास्ट का 5 से 10 मिनट आउट ऑफ 3 आवर्स टिक टिक टिक, बस सीधा, नो थिंकिंग प्रोसेस। 5-10 मिनट के पहले तक जितना दिमाग लगाना है लगाओ। तो अगर स्टूडेंट 60-65 क्वेश्चन श्योरिटी से राइट कर सकता है, वो एग्जाम में फेल नहीं हो सकता, बिकॉज बैलेंस क्वेश्चन वो जय माता दी अल्लाह करके पास हो जाएगा। तो क्या लगता है कि इस 3 के ऊपर दिमाग लगाएं कि वो 60-65 सोचे जो एकदम कंट्रोल में है। पार्ट C वो 60-65 के अंदर आता है, पार्ट E वो 60-65 के अंदर आता है, पार्ट A वो 60-65 के अंदर आता है, पार्ट D या पार्ट F थोड़ा थ्योरी है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन 60-65 में आते हैं।
हमारे पास तो स्कोप है, लेकिन हम फ्यूचर ऑप्शन फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ज्यादा घुसेंगे, हमको मंजिल कुछ नहीं मिलने वाली है सीएमए यूएस की। तो अब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका जहां पर आप बोलेंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करें रहमान जी? नहीं है तो बाद में निकाल के दीजिएगा, अगर नहीं है अभी तो बाद में देंगे। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। जो जो क्वेश्चन ऐसा आप कर रहे हैं जिसमें रॉन्ग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन चाहिए डिस्कस करने के लिए। हम उस क्वेश्चन से कोई भी जन अगर पहला क्लास भी करेगा, हम उसको सब समझा देंगे, एनीथिंग। बिकॉज हम तो उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं समझ रहे ना, हम तो उसको पूरा प्रैक्टिकली को रिलेट करके आपको समझाएंगे। तो उससे बार बार जब आप समझेंगे क्वेश्चन से, तो उससे लेवल आपका बढ़ेगा और तब आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे एग्जाम में। मल्टीपल चॉइस है ना, अपने को लेवल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बहुत जगह कोई किताब खोल लिए फॉरेन एक्सचेंज का, मान लीजिए हॉक का, और पढ़ने लगे फॉरेन एक्सचेंज नहीं करना है, और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए यार, नॉट रिक्वायर्ड। ये मेरे हिसाब से डिस्कशन है फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव के ऊपर। बट फिर भी कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन है, आपको वो क्वेश्चन देना होगा, तब हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, या आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो हम उसको आपके दिमाग तक लाएंगे। नॉट दैट कि आप 12 पास आउट हैं या आप 40 साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात बराबर है, चीज समझना सबको है। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा रहमान जी 4, 5, 10 क्वेश्चन जहां जहां ऐसा गड़बड़ हो रहा है, जो आपसे प्रॉब्लम हो रहा है, उन क्वेश्चन को डिस्कस करने से चीज ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।